हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टोरी है। एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाए। तो कुछ लोगों को लॉन्ग स्टोरीज पसंद नहीं है। लोग अक्सर मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि लॉन्ग स्टोरी मत बनाया कीजिए, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताना ही ठीक होता है, ताकि आपको उसके आगे पीछे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ समझ में आए। तो मुझे भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी बनाऊं, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है, उसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। अगर 15 to 20 मिनट्स की स्टोरी हो तो मैं फटाफट सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग में एक्सप्लेन करके ही सुनाना अच्छा लगता है। और एक बार मैंने आप लोगों के वोट्स भी लिए थे, उसमें सभी लोगों ने लॉन्ग स्टोरीज के लिए ही वोट दिए थे, शॉर्ट स्टोरी के लिए एक भी वोट नहीं आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग लॉन्ग स्टोरी वाला फॉर्मेट ही पसंद करते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा लॉन्ग है तो आप 2 बार में देख लिया कीजिए, उसको अपने वॉच लेटर में सेव कर लिया कीजिए, और आधी एक बार में देख लीजिए और आधी बाद में देख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 बार में लाने में थोड़ा सा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग चाहते हैं कि जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है वो बनी रहे और एक ही साथ में स्टोरी सुना दूं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कोई स्टोरी बहुत ही लॉन्ग हो, क्योंकि पहले आई हैं 2-2.5 घंटे की स्टोरीज, तो वो तो मुझे पार्ट्स में ही सुनानी पड़ेंगी। लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक ही बार में सुनाऊं। तो ये भी मैं जो स्टोरी है कोशिश करूंगी कि एक ही बार में सुनाऊं। तो अगर ये स्टोरी आपको 1-1.5 घंटे की दिखती है तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसको एक ही पार्ट में सुनाया है। इस स्टोरी में क्या होगा ये आपको धीरे धीरे आगे ही पता चलेगा। मैं कोई भी सस्पेंस या कोई भी चीज आपको पहले से नहीं बताना चाहती। ये स्टोरी है मेनली मैरी रोल्स की, जिसका जन्म हुआ था 1972 में। और उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नोन नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इसका जन्म हुआ था कायाहोगा फॉल्स, जो कि ओहायो में है, यानी कि यूएस में है। और यहाँ वो अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर के साथ रहा करती थी। इसके 3 सिबलिंग्स थे। और ऐसा बताया जाता है कि मैरी की एक नॉर्मल चाइल्डहुड थी, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन जब वो 15 ईयर्स ओल्ड हुई तो सब कुछ अचानक से चेंज होना शुरू हो गया। इसके जो फादर थे उनकी मौत हो गई थी, और इसका मैरी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके लिए बहुत ज्यादा ये नकारात्मक साबित हुआ। और जल्दी ही उसने ड्रग्स वगैरह यूज करने शुरू कर दिए, जैसे कि वहां पर कॉमन ही है, 15-16 साल के बच्चे ये सारी चीजें लेने लगते हैं। जल्दी ही वो अल्कोहल भी कंज्यूम करने लगी थी। वो अपने दुख से लड़ने के लिए सब कुछ कर रही थी। जब मैरी 16 ईयर्स ओल्ड हुई तब वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसको इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके लिए भी ये एक सदमा ही था, हम कह सकते हैं कि झटका ही था। वो बताती है कि उस समय वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को कैरी करेगी और बच्चे को जन्म देगी। और जब मैरी 17 ईयर्स ओल्ड थी तब वो अपने हाई स्कूल को ड्रॉप कर देती है। वो उस समय अपने जूनियर ईयर में थी, और वो चाहती थी कि अब वो एक फुल टाइम मदर बने। वो मदरहुड, मुझे ऐसा लगता है कि जीना चाहती थी। लेकिन आगे सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला नहीं था। वो जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देती है। ये एक लड़का था, उसका नाम ये डेरिल रखती है। और अभी इसका बच्चा सिर्फ 3 मंथ्स ओल्ड था। तभी अचानक ही चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आती हैं उसके घर पर। ये मैरी से पूछताछ करती हैं। उनको रिपोर्ट्स मिली थी कि मैरी अपने बच्चे को काउ मिल्क पिलाती है। और वहां पर ये नियम है कि 12 महीने से छोटे बच्चे को आप इस तरह का कोई भी बाहरी मिल्क नहीं दे सकते। अगर मदर फीड नहीं करा सकती है तो आपको पता ही है कि पैकेज्ड मिल्क आता है, पाउडर आता है, आप वो पिला सकते हैं। लेकिन इस तरह से काउ मिल्क, बफेलो मिल्क पिलाना वहां पर बिल्कुल मना है, सख्ती से मना है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अपने बच्चे डेरिल को पैरों से उठाती थी, यानी कि उसको उल्टा लटका देती थी कई बार। ऐसा चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज का कहना है। और इस कारण से ये इससे पूछताछ करने के लिए आते हैं। कई बार आते हैं, कई बार वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन हर बार वो वहां से चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस केस में आगे चलकर बहुत सारे सीपीएस फेलियर्स होने वाले हैं, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के फेलियर्स आपके सामने आएंगे। ये उनमें से ही पहला था। मैरी जो थी वो एक सिंगल मदर थी, क्योंकि इस बच्चे का जो पिता था, यानी कि इसका जो बॉयफ्रेंड रहा होगा, उसने नेवी ज्वाइन कर ली थी, वो वहां से चला गया था। और मैरी अकेले ही इस बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लेकिन इसके बाद ये इस केस की परमानेंट विक्टिम बनी रही। उसने अपनी जिंदगी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। और आगे चलकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे दूसरों की ही गलतियां बताती रही। यहां तक कि उसने अपनी आर्म पर एक टैटू बनवाया हुआ था। उसमें बड़े बड़े लेटर्स पर लिखा हुआ था विक्टिम ऑफ लाइफ, यानी कि वो अपने आप को विक्टिम समझती थी।
और आगे चलकर उसने जो कुछ भी किया उसकी उसने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली। फिर आगे चलकर उसने और ज्यादा बच्चे पैदा करने का डिसीजन लिया, और वो भी जल्दी जल्दी। हालांकि वो अपने पहले बच्चे की भी ठीक से केयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन यही माना जाता है कि वो गवर्नमेंट असिस्टेंस लेने के लिए, यानी कि सरकारी पैसा लेने के लिए इतने सारे बच्चे पैदा कर रही थी ताकि उसको पैसा मिले। इस समय जबकि मैरी केवल 17 ईयर्स ओल्ड थी, उसने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया था। ये भी एक बेटा था और इसका नाम था डैनी। यानी पहला बच्चा उसने 16 ईयर्स ओल्ड थी तब पैदा किया, और दूसरा 17 ईयर्स ओल्ड जब हुई तब पैदा किया। यानी कि 1 साल के अंतर में इसके 2 बच्चे हो चुके थे। अब जब ये 18 ईयर्स ओल्ड थी, इसने एक लड़की को जन्म दिया और इसका नाम रखा गया मेरीसा। और उसके बाद उसने जल्दी जल्दी ही 3 और बच्चों को जन्म दिया। अब जो इसने और 3 बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक इसका एक और बेटा था जिसका नाम था टाइलर, दूसरा एक और बेटा जिसका नाम था जेसी, और एक और बेटा जिसका नाम था कैलेब। यानी कि इसने टोटल 6 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 5 बेटे थे और एक थी बेटी। ये सारे बच्चे इसके 25 ईयर्स ओल्ड होने तक पैदा हो चुके थे। इन बच्चों के अलग अलग पिता थे, यानी कि इसके टोटल 6 बच्चे थे, लेकिन इन बच्चों के ज्यादातर के अलग अलग पिता थे, यानी कि इसके 6 बच्चों के 5 पिता थे। इससे यह साबित होता है कि ये कभी भी एक परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं रह पाई और हमेशा इसके अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप होते रहे। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए ही रिलेशनशिप्स में आ रही थी ताकि इसके और ज्यादा बच्चे हो सके। जैसे ही ये प्रेग्नेंट होती थी, ये अपने बॉयफ्रेंड्स को डंप कर देती थी, ऐसा लगता है। अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं चल रही थी, क्योंकि मैरी कोई बहुत अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी। आगे जो होने वाला है इस केस में वो इतना खौफनाक है कि आपको जो ये वाला समय है, ये वाला जो उसका वक्त है जो अपने बच्चों के साथ गुजार रही है, वो काफी अच्छा नजर आएगा। हालांकि ये अभी भी अपने बच्चों की केयर बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रही थी, ये बहुत ज्यादा लापरवाह माँ थी। लेकिन फिर भी इसके जो सारे बच्चे थे, उनकी इस समय की कुछ बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी, जिनको वो बाद में याद भी करते थे कि हाँ, हमारा वो समय काफी अच्छा था। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी आगे चलकर कि वो कभी नॉर्मल बच्चों की तरह भी रहा करते थे। वो साथ में फन करते थे, उनको कम से कम ठीक से खाने को मिलता था, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस समय खैर सब कुछ ठीक चल रहा था। अब यहाँ से इन बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने वाली थी, क्योंकि इस समय मैरी एक महिला से मिलती है जिसका नाम था एलिस जेनकिंस। यहाँ से इस केस में जो होने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हम एलिस जेनकिंस की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1975 में। उसकी भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, लेकिन वो मैरी से 3 ईयर्स छोटी थी। एलिस के 5 सिबलिंग्स थे, जिनमें से वो सबसे छोटी थी। ऐसा बताया जाता है कि एलिस की जो चाइल्डहुड थी वो भी पूरी तरह से नॉर्मल थी, और ये भी कहा जा सकता है कि उसकी चाइल्डहुड कहीं ना कहीं अच्छी थी। वो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ी थी, कभी भी उसने इस तरह का कोई काम नहीं किया था जिसको याद करके लोग कहें कि वो एक बुरी इंसान थी। जब वो हाई स्कूल में पहुंची तब उसने अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और तब ये चीज सामने आई कि वो लड़कियों को ही पसंद करती थी और उसका लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, जबकि उस समय इस तरह की जो चीजें होती थी, इस तरह की जिन लोगों की सेक्सुअलिटीज होती थी, उनको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता था। जो एलिस का भाई था, वो भी बाद में पता चला कि वो भी गे था, और इससे एलिस को थोड़ी सी और तसल्ली मिली क्योंकि वो इस जर्नी में अकेली नहीं थी। इसके बाद एलिस अपना हाई स्कूल पूरा करती है, और उसके बाद उसको एक कार मैकेनिक के रूप में जॉब मिल जाती है। वो फिलहाल अपनी जिंदगी में ठीक ठाक आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद जबकि वो 21 ईयर्स ओल्ड थी, उसकी मुलाकात मैरी से पहली बार होती है। वो एक गे नाइट क्लब में मिले थे 1996 में, और ये जो नाइट क्लब था ये ओहायो में ही था। जैसे ही उनकी पहली मुलाकात हुई, तुरंत ही उनके बीच में काफी ज्यादा दोस्ती हो गई, और उनकी फुल ऑन रिलेशनशिप शुरू हो चुकी थी। ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी कि जल्दी ही जो एलिस थी वो मैरी के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। अब आपको पता ही है कि मैरी के घर में उसके बच्चे भी मौजूद थे, और इस समय जबकि ये लोग मिले थे, मैरी का जो सबसे बड़ा बच्चा था यानी कि डेरिल, उसकी उम्र केवल 8 ईयर्स थी। यानी कि इस घर में काफी ज्यादा छोटे बच्चे मौजूद थे। इसका जो सबसे छोटा बेटा था यानी कि कैलेब, वो अभी भी एक छोटा बच्चा था। एलिस अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी, और उसने तुरंत ही इस हाउस होल्ड में अपनी प्रेजेंस शो करनी शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि वो इस पूरे घर को डोमिनेट करे।
एलिस के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा जेलस पर्सन थी। वो मैरी का सारा अटेंशन चाहती थी कि मैरी सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि मैरी के अपने भी बच्चे थे, वो उन पर भी ध्यान देती। लेकिन एलिस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो एलिस थी वो मैरी के बच्चों से जेलस थी, उनसे जलने लगी थी, उनसे चिढ़ने लगी थी। वो चाहती थी, हर एक कोशिश करती थी कि वो मैरी और उसके बच्चों के बीच में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी मैरी अपने किसी भी बच्चे से बात करती थी, एलिस तुरंत ही इस बातचीत के बीच में जंप कर जाती थी और कन्वर्सेशन अपनी ओर मोड़ देती थी, जैसे कि वो बस ये चाहती हो कि मैरी हर समय बस उस पर ही ध्यान दे। वो इन बच्चों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसको मैरी के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करना था, इसलिए उसको थोड़ा सा कोप अप करना ही था। अब उसने जल्दी ही सारी अटेंशन उसकी तरफ हो इसके लिए एक्शंस लेने शुरू कर दिए। और यहीं से ये जो केस है, ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट होने वाला है। इसके ट्रेजिक इवेंट्स अब शुरू होने वाले हैं। एलिस ने शिफ्ट होने के तुरंत बाद ही मैरी को ये कहना शुरू कर दिया था कि वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज्यादा उसका अच्छा व्यवहार है अपने बच्चों के साथ, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। उसको अपने बच्चों को और ज्यादा डिसिप्लिन्ड करने की जरूरत है और उनको कुछ पनिशमेंट्स भी देने चाहिए। यानी कि वो मैरी की अपब्रिंगिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने बच्चों को खुद कैसे पाल रही है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहती थी कि ये तरीका चेंज हो जाए। अब कुछ समय के बाद ही, अभी एलिस को इस घर में आए कुछ समय हो चुका था, उसी दौरान मैरी के अंदर एमएस डायग्नोज किया गया। अब मैरी को बहुत बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था। उसको मॉर्फिन की बहुत हाई डोजेस दी गई थी और उसको काफी स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स भी दिए गए थे। अब ये जो भी ड्रग्स थे, जो भी दवाइयां थी, वो बहुत जल्दी मैरी के ऊपर हावी हो गई और ऐसा बताया जाता है कि वो कहीं ना कहीं इन दवाइयों की एडिक्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे जो दवाइयां थी उसके लिए उसके बच्चों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। और यहीं से अब ये जो मैरी नाम की महिला थी, उसने अपना ज्यादातर समय इन दवाइयों को लेकर ही बिताना शुरू कर दिया। यानी कि वो इन ड्रग्स को कंज्यूम करती थी और एक तरह की ड्रग इंड्यूस्ड कंडीशन में ही अपने घर में मौजूद रहती थी। ज्यादातर समय वो सोफे पर पड़ी रहती थी और उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रहता था। अब वो अपने बच्चों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रही थी। वो उनके साथ कोई भी समय नहीं बिताती थी, उन पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। वो सिर्फ अपनी दवाइयों पर, अपनी ड्रग्स पर ध्यान दे रही थी। अब क्योंकि मैरी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो इसका मतलब यह था कि एलिस अब बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी। वो उनकी अपब्रिंगिंग कर सकती थी अपने हिसाब से, जैसा उसको पसंद आए। और ये उसने करना शुरू भी कर दिया। वो चाहती थी कि इन बच्चों को और ज्यादा पनिशमेंट्स मिले और उसके बाद ये सो कॉल्ड पनिशमेंट्स उसने इन बच्चों को देने भी शुरू कर दिए। अब जहां से मैं आपको ये सारी की सारी घटनाएं बता रही हूँ, उस दौरान जो इस घर में 6 बच्चे थे, टोटल मैरी के 6 बच्चे थे, उनमें से उस समय केवल 3 ही बच्चे घर में रहा करते थे। जो बाकी 3 बड़े बच्चे थे, यानी कि डेरिल, डैनी और मेरिसा, वो अपने बायोलॉजिकल फादर्स के साथ रहा करते थे। वो वीकडेज में अपने बायोलॉजिकल फादर्स के साथ रहते थे और जो वीकेंड्स होते थे, यानी कि सैटरडे और संडे, वो अपनी माँ यानी कि मैरी के साथ बिताने के लिए आते थे। तो इस समय मैरी और एलिस के साथ फुल टाइम केवल मैरी के 3 छोटे बच्चे रह रहे थे, यानी कि टाइलर, जेसी और बेबी कैलेब। अब जो एलिस थी वो टेक्निकली इंचार्ज हो गई थी इस घर की और ये तीनों छोटे बच्चे उसके कंट्रोल में थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो मैरी के बच्चों को सुधारेगी। लेकिन इधर जो सबसे छोटा बच्चा था, यानी कि बेबी कैलेब, वो अभी 1 साल से भी छोटा था। तो उसने डिसाइड किया कि अभी फिलहाल तो उसको सुधारने के हिसाब से वो काफी छोटा है, उसको उसने छोड़ दिया। लेकिन जो बाकी दोनों बच्चे थे, अब उनको सुधारने का अभियान उसने शुरू कर दिया था। हालांकि इस समय जो जेसी था, वो भी केवल एक टॉडलर था, यानी कि काफी छोटा बच्चा था। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया था कि ये जो जेसी और टाइलर हैं, ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनको पनिशमेंट सब दिए जा सकते हैं और इनको सुधारा जा सकता है। अब जो पहला पनिशमेंट एलिस ने इंट्रोड्यूस किया, वो ये था कि वो इन दोनों बच्चों को उनके बेड से बांध कर रखती थी। जब वो अपने काम पर जाती थी तो दोनों बच्चों को उनके बेड फ्रेम से बांध कर चली जाती थी। जेसी और टाइलर सारा दिन अपने घर में बंधे रहते थे। इस दौरान ना तो उनको खाना मिलता था, ना पानी मिलता था और ना ही बाथरूम जा सकते थे।
और एलिस का उनको वहां पर बांधने का रीजन ये था कि वो किसी के भी साथ मिसबिहेव ना कर पाए। जब वो घर से बाहर है तो वो पीछे से मिसबिहेव ना कर पाए। तो ये इतना अच्छा रीजन दे रही थी वो इनको सारा सारा दिन भूखा प्यासा बांधने के पीछे। और आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी यानी कि मैरी, वो डाउन स्टेयर सोफे पर मौजूद थी। वो ड्रग इंड्यूस्ड हेज में वहां पर पड़ी रहती थी और उसने कभी भी कोई भी कोशिश नहीं की अपने बच्चों को बचाने की या एलिस से ये कहने की कि तुम ऐसा मत करो। वो जो कुछ भी उसके बच्चों के साथ कर रही थी वो सब कुछ उसको ठीक लग रहा था। इधर जो बेबी कैलिब था यानी कि सबसे छोटा बच्चा, वो भी अपनी माँ के बगल में ही सोफे पर पड़ा रहता था और इसकी माँ एक तरह से बेहोश पड़ी रहती थी सोफे पर। यानी कि जो बेबी कैलिब था वो भी पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। ये सारी चीजें कई महीनों तक चलती रहीं। ये जो जेसी और टाइलर नाम के बच्चे थे ये अपने बेड फ्रेम से महीनों तक बंधे रहे। हर दिन जब भी एलिस काम पर जा रही थी वो उनको बांध कर जा रही थी। अगर उनको टॉयलेट आती थी, पॉटी आती थी, तो उनको अपने कपड़े गंदे करने पड़ते थे। उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा उनके हाथों पर बर्न मार्क्स भी थे। ये बर्न मार्क्स तब आए थे जबकि उन्होंने उन रस्सियों को खोलने की कोशिश की थी, उससे छूटने की कोशिश की थी। जब एलिस घर वापस आती थी और ये पाती थी कि इन लोगों ने अपने आप को खोलने की कोशिश की है या खोल लिया है, तो वो उनको जला भी देती थी। जब एलिस लौट कर घर आती थी तो वो इन दोनों बच्चों को खोलती थी और तब उनको दिन भर का जो उनको एकमात्र खाना मिलता था वो उस समय उनको दिया जाता था। यानी कि इनको दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा था और ये जो खाना होता था वो कई बार सिर्फ एक छोटी बोल होती थी मैक्रोनी की, मैक्रोनी एंड चीज की, या फिर कई बार उनको सिर्फ एक हॉट डॉग दिया जाता था। इस खाने को खिलाने के बाद इन बच्चों को वापस उनके बेडरूम में भेज दिया जाता था और उसके बाद पूरी शाम वो अपने कमरे में बंद रहते थे और वहीं पर सो जाया करते थे। कई महीनों तक उनकी यही जिंदगी चलती जा रही थी। कई महीनों के बाद इनमें से एक बच्चे ने अपने आप को अनटाई करने का तरीका सीख लिया और शायद वो टाइलर रहा होगा क्योंकि वही बड़ा था। तो अब ये जो दोनों बच्चे थे समझ गए थे कि अपने आप को अनटाई कैसे करना है और वापस कैसे बांध लेना है। तो जब एलिस अब अपने काम पर जाती थी तो ये दोनों अपने आप को अनटाई कर लेते थे और उसके बाद ये नीचे चले जाते थे। अपनी माँ के साथ बैठकर सारा दिन टीवी देखते थे। अगर हो सकता है कि उनको कुछ खाना होता होगा तो खा भी लेते होंगे। और जब एलिस का वापस आने का टाइम होता था तो ये तुरंत ऊपर भागते थे, अपने आप को वापस बेड से बांध लिया करते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि एलिस को कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली एलिस को एक दिन पता चल गया और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अभी तक तो वो इन बच्चों को एक ही बेडरूम में बांधती थी, अब उसने डिसाइड किया कि इन दोनों को अलग अलग बेडरूम में बांधा जाएगा। अब इसने इन दोनों को अलग अलग कमरों में बांधना शुरू कर दिया और साथ ही बेडरूम के बाहर वो ताला लगा दिया करती थी। हालांकि फॉरेन में ये अलाउड ही नहीं है कि आप बच्चों के बेडरूम के बाहर लॉक्स लगाएं या किसी भी तरह की कुंडी लगाएं, लेकिन इसने वहां पर वो लगवाई और इन दोनों को लॉक करके जाती थी। तो अब कोई चांस ही नहीं था कि अगर ये अनटाई हो भी जाएं तो वो बाहर निकल सके इस कमरे से। अब ये दोनों बच्चे अकेले बंधे रहते थे। अभी तक तो उनके पास कम से कम एक दूसरे का साथ था बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, चाहे वो दूर ही रहते थे लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन अब वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुके थे, पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। अब क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए ये सिर्फ अपने कमरे के अंदर कैद रहते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए दरवाजों पर टैप किया करते थे। बस यही ये अपने कमरे में बंद होकर कर सकते थे। अब क्योंकि ये दोनों बच्चे पहले एस्केप कर चुके थे, अपनी रस्सियां खोलकर वहां से जाना सीख चुके थे, इसीलिए एलिस इनको और ज्यादा पनिश करना चाहती थी। तो पहला पनिशमेंट जो इसने इन दोनों लड़कों को दिया, इन दोनों बच्चों को दिया, वो ये था कि अब ये इनको और भी कम खाना देने लगी। यानी कि इनको अभी भी दिन में सिर्फ एक मील मिल रहा था, लेकिन अब ये उससे भी कम खाना इनको देना चाहती थी। अब आपको लग रहा होगा कि इससे भी कम खाना क्या हो सकता है, ये क्या करेगी। तो इसने ये किया कि ये इनको एक पीनट बटर सैंडविच बनाकर आधा आधा दोनों को दिया करती थी। यानी कि एक तरह से ये इनको सिर्फ जीवित रख रही थी और केवल जिंदा रखने के लिए खाना दे रही थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब इनको कम खाना मिल रहा था, इतना कम खाना, तो ये बुरी तरीके से माल नरिश्ड हो चुके थे। उनका बहुत ज्यादा वेट लूज हो चुका था और बहुत ही कमजोर पड़ चुके थे। कई बार तो इनको केवल एक मुट्ठी ड्राई सीरियल दे दिया जाता था। इसके अलावा इनके जो मील टाइम्स थे वो भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि अब इनको ये परमिशन थी कि ये बैठकर आराम से अपना खाना खा सकते हैं। इनको एलिस के सामने घुटनों के बल बैठना पड़ता था। वो उनके सामने, उनके सरों पर हम कह सकते हैं कि खड़ी रहती थी
और इनको जमीन पर बिठाकर उनके घुटनों के बल बिठाकर खाना खिलाती थी, और वो भी जल्दी जल्दी इनको खाना होता था। उसके बाद इनको वापस इनके कमरों में भेज दिया जाता था। इनका जो वाटर इनटेक था वो भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड था। इनको कम पानी इसलिए दिया जाता था ताकि इनको बाथरूम बार बार यूज ना करना पड़े, और इसी कारण से ये लोग सीवियरली डिहाइड्रेट हो चुके थे। इसके अलावा एलिस ने इनका बाथरूम यूज करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये एक और पनिशमेंट था, जबकि इन्होंने एस्केप करना सीखा था उसके बाद इनको दिया गया था। अब इनको बाथरूम नहीं यूज करने दिया जाता था, यानी कि ये टॉयलेट जा ही नहीं सकते थे। अब इन दोनों बच्चों को कहीं ना कहीं तो बाथरूम वगैरह यूज करना ही होता। इसीलिए लोग क्या करते थे कि अपने बेडरूम के कोने में जाते थे, उसके बाद कारपेट उठाते थे, जो इनको करना होता था वो करते थे, यानी कि यूरिन फीसिस जो भी करना होता था ये वहां पर करते थे, और उसके बाद वापस उसके ऊपर कारपेट डाल दिया करते थे। एलिस अगर इनको ऐसा करते हुए देखती थी तो इसके लिए भी इनके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती थी, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है। पहले तो ये इनको बाथरूम यूज नहीं करने दे रही थी, अब ये कहीं ना कहीं तो बाथरूम जाते ही, लेकिन जब ये इस तरह से देखती थी इनको करते हुए तो उसके लिए भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज होती थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब बेडरूम के अंदर ही इस तरह का काम किया जाएगा तो वहां पर कितनी ज्यादा बदबू आ रही होगी और कितनी ज्यादा गंदगी हो चुकी होगी। और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी था। इनके कमरों से भयंकर बदबू आया करती थी। इसके अलावा इन बच्चों के पास से भी भयंकर बदबू आती थी, क्योंकि इनको नहाने की कोई भी परमिशन नहीं थी, यानी कि इन बच्चों की हाइजीन की किसी को भी परवाह नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, और ये सब अगले 1 साल तक चलता रहा। इनकी कंडीशंस में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इनको लगातार इनके बेड फ्रेम से बांध कर रखा जाता था दिन भर, और उसके बाद शाम को भी इनको अलग अलग बेडरूम से बंद कर दिया जाता था। इनको दिन भर में केवल हाफ सैंडविच दिया जा रहा था, साथ ही इनको बाथरूम नहीं जाना था, इनको नहाना नहीं था, और पानी भी बहुत ही लिमिटेड दिया जाता था। इन दोनों भाइयों की मुलाकात भी आपस में बहुत ही कम होती थी, और ये इनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। इस केस में एक बहुत ही अजीब सी बात है, और वो ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 3 बड़े बच्चे हैं वो अपने बायोलॉजिकल फादर्स के साथ रहते हैं, और वो वीकेंड्स पर इस घर में आया करते थे, यानी कि डेरिल, डैनी और मरीसा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो तीनों बच्चे थे ये अपने भाइयों को इस कंडीशन में देखते होंगे तो कुछ कहते नहीं होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एलिस थी ये वीकेंड्स पर जेसी को और टाइलर को इस तरह की कंडीशन में नहीं रखती थी। वो आराम से नॉर्मल बच्चों की तरह बाहर रहते थे, और सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते थे कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। ये जो अब्यूज इनके घर में चल रहा था उसकी कानो कान किसी को भी खबर ही नहीं होती थी। अपने भाई बहनों की विजिट के दौरान ये जो दोनों बच्चे थे, यानी कि टायलर और जेसी, ये अपने बेडरूम से बाहर रहा करते थे, आराम से अपने भाई बहनों के साथ खेला करते थे। उनको नॉर्मल फूड दिया जाता था, हालांकि अभी भी इनको बहुत ज्यादा खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन ये आराम से बैठकर अपने ओल्डर सिबलिंग्स के साथ खाना खाया करते थे। अब एलिस को पता था कि अगर जो बड़े बच्चे हैं इनको ये खबर लग जाए कि इस घर में क्या चल रहा है तो ये अपने अपने फादर्स को बता सकते हैं, और ये जो तीनों बड़े बच्चे हैं क्योंकि वो स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में भी किसी को बता सकते हैं, और तब इनकी ये जो सारी की सारी कहानी इस घर में चल रही है उसकी खबर दुनिया वालों को हो सकती है। और ऐसा वो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तक ऐसा होते होते करीब 2 साल बीत गए। 1998 का समय आ गया, और अभी तक मैरी को एलिस के साथ रिलेशनशिप में एंटर हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, यानी कि पिछले 2 सालों से जेसी और टाइलर ये सारा का सारा टॉर्चर सह रहे थे। लेकिन अभी तो इस केस में कुछ और होना बाकी था। 2 सालों के बाद जो मैरी थी इन बच्चों की माँ, उसको अपने 2 बड़े बच्चों की कस्टडी मिल जाती है, यानी कि डैरिल की और डैनी की। अब पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन मैरी बार बार कोर्ट जाती थी अपने इन बच्चों की फुल कस्टडी की डिमांड करने के लिए। अब ऐसा वो क्यों चाहती थी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो खुद ही अपने बच्चों से परेशान थी। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी एलिस वो भी इसके बच्चों से परेशान थी। तो पता नहीं क्यों ये उन दोनों बच्चों की भी कस्टडी, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों बच्चों की भी कस्टडी लेना चाह रहे थे। फिलहाल इसको अपने 2 बच्चों की कस्टडी मिल चुकी थी। ये माना जाता है कि शायद एलिस ऐसा चाहती थी, वो शायद इन बच्चों को फुल कंट्रोल में रखना चाहती थी, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक ये तीनों बच्चे वीकेंड्स पर यहाँ विजिट के लिए आते रहते। वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकती थी, और इसीलिए शायद वो चाहती थी कि बाकी बच्चों की भी कस्टडी मिल जाए, ताकि ये रिस्क ही ना रहे कि यहाँ की बातें बाहर जाए। अब फाइनली मैरी को अपने बाकी दोनों बच्चों की भी कस्टडी मिल चुकी थी, सिर्फ मरीसा की कस्टडी उसे अभी तक नहीं मिली थी। तो अब ये 5 बच्चे एलिस के फुल कंट्रोल में आ चुके थे।
और आपको ये जानकर भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इनके जो बायोलॉजिकल फादर्स थे इन दोनों बच्चों के, उनको विजिटेशन राइट्स भी नहीं मिले थे, यानी कि इन बच्चों से वो कभी भी नहीं मिल सकते थे, इनको देखने भी नहीं आ सकते थे। उसका रीजन जो भी रहा होगा, लेकिन उनको विजिटेशन राइट्स नहीं मिले। यानी कि अब इनके जो बच्चे थे ये पूरी तरह से मैरी और एलिस के कंट्रोल में थे, और अब उनके पास कोई भी रीजन नहीं था इस घर से बाहर जाने का। अभी तक तो अगर उनके पास विजिटेशन राइट्स होते इनके बायोलॉजिकल फादर्स के पास, तो ये जो बच्चे थे ये अपना वीकेंड गुजारने या बीच बीच में अपने पिताओं से मिलने के लिए जाते। लेकिन ये खत्म करके कोर्ट ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इस समय मैरी ने बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि उसको अपनी एकमात्र बेटी यानी कि 8 इयर्स ओल्ड मरीसा की भी कस्टडी मिल जाए। लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसको मरीसा की कस्टडी अभी तक नहीं मिल पा रही थी। उसको मरीसा की शेयर्ड कस्टडी मिली थी। इसका मतलब यह था कि मरीसा उसके पास विजिट करने के लिए आ सकती थी। और शायद एलिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा एनॉयड थी, क्योंकि उसको 6 के 6 बच्चे अपने कंट्रोल में चाहिए थे। अब मैरी को मरीसा की फुल कस्टडी तो नहीं मिली, लेकिन शेयर्ड कस्टडी मिल गई, यानी कि अब मरीसा इस घर में ज्यादा समय गुजारने वाली थी। अब जो डेरिल और डैनी थे, अब क्योंकि वो मैरी के घर में ही रह रहे थे, तो पहले तो एलिस ने डिसाइड किया कि वो पूरी तरह से एक हैप्पी फैमिली का ड्रामा रचाएगी। उनको दिखाएगी कि इस घर में कितनी ज्यादा खुशियां हैं। शायद उसको कोर्ट ने अभी फुल कस्टडी दी थी, यानी कि मैरी को फुल कस्टडी दी थी। हो सकता है वहां पर सर्विलेंस चल रही हो कि ये बच्चे यहाँ पर खुश हैं या नहीं है। इसीलिए शुरू में इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामा किया इन बच्चों को खुश रखने का। अब ये जो दोनों बच्चे थे टाइलर और जेसी, ये फिलहाल अपने कमरे में बंद नहीं रहते थे, क्योंकि इनके दोनों बड़े भाई फुल टाइम के लिए इस घर में आ चुके थे। इसलिए इनको बंद करके फिलहाल के लिए नहीं रखा जा सकता था। अब ये जो दोनों बच्चे थे यानी कि टाइलर और जेसी, इनको स्कूल अटेंड करने की भी परमिशन दे दी गई। इनके जो दोनों बड़े भाई थे यानी कि डेरिल और डैनी, वो तो स्कूल जा ही रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि दो छोटे भाई जो कि अभी घर में हैं, उनको भी स्कूल जाने की परमिशन दी जाए। अब जो दोनों छोटे बच्चे थे टाइलर और जेसी, वो 5 और 6 इयर्स ओल्ड हो चुके थे, और वो कभी भी इस घर से ठीक से बाहर भी नहीं निकले थे। स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी भी किसी प्ले ग्रुप वगैरह में भी नहीं गए थे। इसीलिए जब वो पहले पहले स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है। जैसी इससे पहले जब घर से बाहर निकला था तब वो केवल 2 साल का था, तो स्कूल जाना तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ी बात थी जहां पर इतने सारे लोग थे। इसको अभी तक, इन दोनों ही बच्चों को अभी तक पॉटी ट्रेंड भी नहीं किया गया था। इनको ठीक से पॉटी करना धोना भी नहीं सिखाया गया था। उन्होंने कभी भी किसी और व्यक्ति से बात भी नहीं की थी। यहाँ तक कि ये तो ठीक से आपस में भी बात नहीं करते थे, क्योंकि इनको परमिशन ही नहीं थी। तो स्कूल जाने से ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इनकी ये हालत देखकर भी स्कूल में किसी को भी शक नहीं हुआ कि इनके घर में कोई अब्यूज चल रहा है, और किसी ने भी सीपीएस को रिपोर्ट नहीं की। लेकिन सीपीएस को रिपोर्ट करने का भी कितना फायदा हुआ ये आप आगे जाकर इस केस में देखेंगे। तो फिलहाल ये बच्चे टीचर्स की वॉचफुल आईज के सामने थे। इसी कारण से एलिस हैप्पी फैमिली अभी तक खेल रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीतते ही अब वो फेडअप हो गई थी इस तरह के हैप्पी फैमिलीज वाले गेम खेलते हुए। तो उसने डिसाइड किया कि इन सारे के सारे बच्चों को ही वो स्कूल से निकाल लेगी और घर पर ही रखेगी। इसने कहा कि अब मैं इन बच्चों की होम स्कूलिंग करूंगी, जो कि वहां पर अलाउड है, और इस कारण से मैं इन्हें स्कूल से निकाल रही हूँ। हालांकि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। जब इसने ऐसा किया था तो स्कूल वालों को अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आराम से इन बच्चों को इनके घर जाने दिया। अब इन चारों ही बच्चों को घर में रखने के बाद इसने डिसाइड किया कि इन सबको पनिश करेगी। अब जो टाइलर और जेसी थे, इनको तो इन पनिशमेंट्स की आदत थी, वो काफी समय से इसको झेल रहे थे। लेकिन जो बड़े दो बच्चे थे यानी कि डेरिल और डैनी, उनको इस तरह के पनिशमेंट्स की आदत नहीं थी, और उनको बिल्कुल नहीं पता था कि इस घर में पहले से क्या चला आ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था, और उनको एलिस का ये साइड बिल्कुल नहीं पता था कि एलिस किस तरह की औरत है। अब इन सारे के सारे बच्चों को कुछ नए पनिशमेंट से इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहला जो पनिशमेंट इनको दिया गया वो ये था कि एलिस को इन्हें डैडी कहकर बुलाना था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसने सारे ही बच्चों से कहा था कि वो उसे डैडी कहकर बुलाएंगे, और किसी भी तरीके से उसको बुलाना उनके लिए बैंड था, यानी कि और कोई भी नाम से वो उसको नहीं बुला सकते थे। इसने इन बच्चों को थोड़े थोड़े समय के लिए उनके बेडरूम्स में कन्फाइन करना शुरू कर दिया। ये उनको आदत डाल रही थी अकेले रहने की। इसके अलावा ये सारे के सारे बच्चों को एक दूसरे से आइसोलेट कर रही थी, और साथ ही उनकी माँ मैरी से भी अलग करना चाहती थी। ये सारे बच्चे अपनी माँ से बहुत ही कम मिल पाते थे, और वैसे भी मिलकर क्या करते, उनकी माँ वैसे भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं करती थी। उनकी माँ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था
कि उनके साथ क्या चल रहा था। इसके अलावा एक और पनिशमेंट इनको मिलता था कि ये जो सारे बच्चे थे उनको सीढ़ियों पर कई कई घंटों के लिए बैठना पड़ता था। और सिर्फ सीढ़ियों पर नहीं बैठना पड़ता था, सीढ़ियों पर पहले अपने हाथ रखने होते थे और इन हाथों के ऊपर उनको बिठाया जाता था। इसके अलावा कई घंटों तक इन्हें बात करने की, कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा एलिस ने इन सारे के सारे बच्चों से इनकी बिलोंगिंग्स को छीनना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी कोई भी अगर पर्सनल चीज थी जिससे इनको प्यार था, उससे इनको अलग कर दिया जाता था। इनके पास अब कोई भी टॉयज नहीं थे, कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, और यहां तक कि इनको बेडरूम का फर्नीचर यूज करने की भी परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरह से इनके बेड्स इनसे छीन लिए गए थे। इनको जमीन पर बिछे गद्दों पर सोना होता था। अब इनके जो रूम्स थे वो बहुत ज्यादा गंदे रहने लगे, उनको कभी भी साफ नहीं किया जाता था, और ये बच्चे बहुत ही ऑफुल कंडीशंस में रह रहे थे। इसके अलावा डाउनस्टेयर्स जो भी फर्नीचर मौजूद था लिविंग रूम वगैरह में, उस पर बैठने की भी इन बच्चों को परमिशन नहीं थी। ना तो वो नीचे रखे सोफाज में बैठ सकते थे, ना ही डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठ सकते थे, वो सिर्फ फर्श पर बैठ सकते थे। इस समय तक जो डेरिल और डैनी थे वो फिलहाल 10 और 9 इयर्स ओल्ड थे, तो इसीलिए वो टाइलर और जेसी की अपेक्षा काफी ज्यादा रिबेलियस थे। वैसे भी उन्हें इन कंडीशंस में रहने की आदत नहीं थी। अब वो एलिस का विरोध करते थे, और जब भी वो ऐसा करते थे तो ये पनिशमेंट्स और ज्यादा सीवियर होते जाते थे। एक दिन इन सारे बच्चों को इनके अपने अपने बेडरूम्स में बंद करके रखा गया था। वो सेकंड स्टोरी की विंडो से नीचे देख रहे थे सारे ही बच्चे टाइम पास करने के लिए, और तभी अचानक ही इनको कुछ नीचे बच्चे नजर आए। हालांकि ये बच्चे स्ट्रेंजर्स थे इनके लिए, इसके बाद भी ये जो बच्चे थे इन बच्चों को देखकर, यानी बाहरी बच्चों को देखकर शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि वो डेस्परेट थे किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए। वो बाहरी दुनिया से किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते थे, और जब उन्होंने इन बच्चों को बाहर देखा था तो ये उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी। जब ये उन बच्चों को देखकर चिल्लाने लगे तो ये बच्चे भी इनसे बातचीत करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिस उस समय घर पर थी, और उसने ये सारी की सारी बातचीत सुन ली। वो तेजी से भागती हुई अपस्टेयर्स आई। उसने इन सारी की सारी खिड़कियों को बंद कर दिया जिसके थ्रू ये उन बच्चों से बात कर रहे थे। वो इन बच्चों के ऊपर जोर जोर से चीखी चिल्लाई और उनको समझा दिया कि तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी भी बाहरी व्यक्ति से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। उसके बाद इसने इन सारे के सारे लड़कों को उनकी रिस्ट से पकड़ा और चारों लड़कों को एक क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया, यानी कि एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया। पहली बार इसने इन चारों लड़कों को एक छोटी सी क्लोजेट में बंद कर दिया था। ऑब्वियसली ये चार बच्चों के लिए इनफ स्पेस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इन चारों बच्चों को उस क्लोजेट में बंद कर दिया, और उसके बाद एक हैवी सा ड्रेसर, एक बड़ी सी अलमारी इस डोर के आगे अड़ा दी ताकि ये अंदर से दरवाजा खोल ना पाए। अब बच्चे किसी भी तरीके से वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो इस क्लोजेट में कई घंटों तक बंद रहे। लेकिन ये सिर्फ एक बार का हादसा नहीं था, बल्कि अब ये एलिस के लिए एक रेगुलर पनिशमेंट बन चुका था। अब एलिस जब भी उसका मन करता था इन बच्चों को इस क्लोजेट में बंद कर दिया करती थी। पहले पहले तो वो कुछ घंटों के लिए, ऐसे 2-3 घंटों के लिए ही बच्चों को इसके अंदर बंद रखती थी। लेकिन अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था। पहले ये 2 घंटे से 5 घंटे हुआ, उसके बाद कई कई दिनों तक ये उस क्लोजेट के अंदर बंद रहने लगे, और उसके बाद ये भी नौबत आई कि कई कई हफ्तों तक ये उसके अंदर बंद रहते थे, जिस पर आपको शायद विश्वास भी ना हो। लेकिन उसके बाद ये कई हफ्तों का समय कई महीनों में बदल चुका था। यानी कि कई कई महीनों तक बच्चे इस क्लोजेट में बंद रहते थे। और ये बात बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये जो क्लोजेट थी बहुत ज्यादा टाइनी थी। इसका जो साइज था वो था 3 फीट इंटू 5 फीट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे इसके अंदर रह सकते थे। हालांकि 2 बच्चे भी इसके अंदर क्यों रहने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये क्लोजेट थी। लेकिन फिर भी 2 बच्चों के लिए वहां फिर भी स्पेस था। लेकिन कई बार ये चारों बच्चे एक साथ इसके अंदर बंद रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमेशा चारों ही बच्चे रहते थे। कई बार केवल एक बच्चा बंद रहता था, कई बार 2 बच्चे बंद रहते थे। यानी कि जब उसकी मर्जी होती थी तब उतने बच्चों को इसके अंदर बंद कर दिया करती थी। अब इस क्लोजेट के अंदर कोई भी मैट्रेस नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था। वहां पर सिर्फ 4 दीवारें थी, और डोर पर एक हल्का सा क्रैक था जिसके थ्रू थोड़ी बहुत लाइट अंदर आ जाती थी। जब ये बच्चे इसके अंदर बंद रहते थे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार पूर्ण हो जाती थी। इसके अलावा इस क्लोजेट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी। इस क्लोजेट के अंदर कोई भी फ्रेश एयर आने का रास्ता नहीं था।
उनको बहुत ज्यादा पसीना आता था और कई बार इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उनको बहुत ही कम परमिशन मिलती थी कि वो बाथरूम के लिए इस क्लोजेट से बाहर आए। इसका मतलब था कि ये बच्चे इस क्लोजेट के अंदर ही यूरिनेट वगैरह किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्लोजेट के अंदर भी कितनी ज्यादा गंदगी हो चुकी थी। इन बच्चों को याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम उन्होंने शावर कब लिया था। इस क्लोजेट के अंदर टाइम भी बहुत ही स्लोली मूव करता था। जब भी वो इस क्लोजेट के अंदर बंद होते थे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को भूल जाते थे। अगर वो इसके अंदर एक हफ्ता भी बिताते थे तो ऐसा लगता था कि कई महीने बीत चुके हैं। जब बच्चे इससे छुटकारा पाकर बाहर आते थे तो उनको पता नहीं होता था कि कब वापस इनको इस क्लोजेट के अंदर धकेल दिया जाएगा। एलिस ऐसा करके इन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी, इनके माइंड को कंट्रोल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पूरी तरह से उसका कब्जा हो जाए इन बच्चों के दिमागों के ऊपर, ताकि वो जो चाहे वो इन बच्चों से करवा सके, ये बच्चे उसकी सारी बात माने। अगर कोई बच्चा छोटा सा भी कोई रूल ब्रेक कर दे तो उसको इस क्लोजेट में बंद कर दिया जाता था। और ये जो रूल्स जो ब्रेक किए जाते थे, ये सो कॉल्ड रूल्स बहुत ही अजीब थे। अगर कोई बच्चा किसी टॉय के साथ खेलता था तो रूल ब्रेक हो जाता था। अगर वो बिना परमिशन के कोई बुक पढ़ता था तब भी रूल ब्रेक हो जाता था। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगा लें तो भी रूल ब्रेक हो जाता था। इसके अलावा अगर वो बिना पूछे कुछ भी खाना खा लें तब भी वो मानती थी कि रूल्स ब्रेक हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो रिडिकुलस रूल्स बने हुए थे, इनको ब्रेक करने से बच्चे कभी भी क्लोजेट के अंदर जा सकते थे। और एक रूल तब भी ब्रेक होता था जबकि ये एलिस को डैडी कहना भूल जाते थे, तब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और इनको क्लोजेट में बंद कर दिया करती थी। ये बच्चे लगातार डर में जीते थे। कई बार तो एलिस ऑन द स्पॉट ही बता देती थी कि ये रूल था और तुमने ब्रेक कर दिया है, यानी कि इनको सिर्फ पनिश करने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि ये जो दोनों छोटे बच्चे थे, यानी कि टाइलर और जेसी, जिनकी उम्र उस समय तक 8 और 6 ईयर्स हो चुकी थी, वो ज्यादातर समय अपना क्लोजेट में ही बिताते थे। उनको ज्यादा पनिश किया जाता था क्लोजेट में बंद करके, और इसका कारण जो भी होगा लेकिन उनको ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। वो ही थे जिनको महीनों के लिए क्लोजेट के अंदर बंद किया जाता था। इनको सिर्फ दिन में एक बार बाहर निकाला जाता था बाथरूम यूज करने के लिए। इसके अलावा अगर उनको बाथरूम यूज करने की जरूरत होती थी तो उसकी परमिशन नहीं थी, यानी कि ये सब कुछ उनको उस क्लोजेट के अंदर ही करना था। आप समझ ही रहे होंगे कि इन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये जो सारी की सारी पनिशमेंट्स थी, ये किसी जेल से भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा वर्ड्स थी। अब ये जो दोनों छोटे बच्चे थे, ये बहुत ज्यादा इस क्लोजेट के अंदर रहते थे, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। इस कारण से अब इन दोनों बच्चों ने इस क्लोजेट के अंदर दीवारों में अपना हेड स्मैश करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने सरों को ये दीवारों पर मारा करते थे। उन्होंने अपना सर इतनी बार दीवारों पर पटका था कि वहां का प्लास्टर टूट गया था। इसके अलावा जो जैसी था, उसको एक कंडीशन डेवलप हो गई थी। इसको कहा जाता है ट्रिकाटेला मेनिया। ये एक कंपल्सिव हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहे तो कई बार स्ट्रेस के कारण वो अपने बाल उखाड़ने लगता है अपने ही हाथों से। और इसी कारण से जो जैसी नाम का ये बच्चा था, उसके सर के सारे बाल उखड़ चुके थे। उसने अपने हाथों से अपने सारे बाल उखाड़ दिए थे। इसके अलावा उसने अपनी सारी की सारी आई लैशेस भी नोच डाली थी, आईब्रोज भी नोच डाली थी, क्योंकि उसको ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर हो चुका था। एक दिन की बात है कि उस दिन एलिस और मैरी कहीं गए हुए थे। इसके अलावा जो सबसे छोटा बच्चा था, यानी कि कैलेब, वो भी घर के अंदर मौजूद था। और चारों के चारों बच्चे क्लोजेट के अंदर बंद थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन अलग थी, क्योंकि इस समय उनकी बहन मरीसा घर में मौजूद थी। आपको पता ही है कि मरीसा अपना ज्यादातर समय अब इस घर में भी बिता रही थी। 50% टाइम वो इस घर में रहती थी और 50% टाइम वो अपने पिता के साथ रहती थी। तो फिलहाल उस दिन वो इस घर में मौजूद थी। और उस दिन क्योंकि मैरी और एलिस घर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए जो चारों बच्चे क्लोजेट के अंदर बंद थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। जब मैरीसा को अपने भाइयों की आवाज बहुत बार आई तो उसने ऐसे ही किया। उसने वो ड्रेसर हटाया क्लोजेट के सामने से और अपने चारों भाइयों को आजाद कर दिया। अब ये जो चारों बच्चे थे, ये बहुत ज्यादा भूखे थे, हमेशा ही भूखे रहा करते थे। इसीलिए तेजी से नीचे की ओर दौड़ते हुए आए। इन्होंने हर चीज को टटोलना शुरू कर दिया। जो कुछ भी इन्हें कबर्ड्स में से और फ्रिज में से मिला, ये उसे खाने लगे। वो ये देखकर हैरान थे कि कितना सारा खाना उस घर में मौजूद था। जब उनको खाना नहीं मिलता था तो उनके दिमाग में यही होता था कि शायद उनके घर में इतना खाना मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इतना सारा खाना देखा तो उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ।
अब इन बच्चों ने उस खाने को खाना शुरू कर दिया। जो कुछ भी उनके हाथ में आ रहा था वो उसको खाते जा रहे थे। उन्होंने ब्रेड खा ली, पोटैटो चिप्स खा लिए, कैंडीज, जो भी मिल रहा था उसको फटाफट खाते जा रहे थे। उन्हें पता था कि जल्दी जल्दी खाकर उनको क्लोजेट में वापस जाना है एलिस के आने से पहले। लेकिन इनको ये मौका मिल पाता इससे पहले ही एलिस वापस आ गई और उसने पाया कि ये सारे के सारे बच्चे बैठकर वहां पर खाना खा रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है देखकर, और इसके आगे उसने जो कुछ किया वो अनबिलीवेबल है। वो मैं आपको कैसे बताऊंगी, कैसे डिलीवर करूंगी, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा अजीब सी बात है। क्योंकि यहां तक भी एलिस के जो पनिशमेंट थे वो बहुत ही ज्यादा घटिया थे, लेकिन अब वो जो पनिशमेंट इनको देने वाली थी वो सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे। इसने उस दिन पहली बार इन बच्चों से कहा कि तुम्हें फीसिस खानी है, यानी कि डॉग फीसिस, डॉग की पॉटी खानी है। एलिस बैक गार्डन में गई। उनके पास एक डॉग भी था, हालांकि उसके ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन उनके घर में एक डॉग मौजूद था और वहीं जाकर ये पॉटी वगैरह किया करता था। वो एक बोल में भरकर डॉग फीसिस लेकर आई। उसने चारों बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाया, यानी कि डैनी, डेरिल, टाइलर और जेसी को, और उसके बाद इन चारों को मजबूर किया कि उस बोल में से वो डॉग फीसिस खाएं। अब आप समझ ही सकते हैं कि उसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही होगी, लेकिन इसने मजबूर किया उस फीसिस को खाने के लिए। उन्होंने फाइनली उस फीसिस को खाना शुरू कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली अब उनको उल्टी आने लगी। उन्होंने वहीं पर वॉमिट कर दिया, लेकिन एलिस ने अब उनको मजबूर किया कि उनको अपनी खुद की वॉमिट खानी है। और ये सब कुछ एक साइकिल में चल रहा था, यानी कि बार बार वो उन बच्चों को पॉटी खाने पर मजबूर कर रही थी, वो बच्चे वॉमिट कर रहे थे, वो वापस अपनी वॉमिट खा रहे थे और एक बार फिर से उनको वॉमिट हो जा रही थी। तो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रही, और ये सब कुछ हो रहा था इन बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। उस दिन तो इसने ऐसा किया ही, लेकिन उसके बाद से भी ये उन बच्चों के लिए एक रेगुलर पनिशमेंट बन चुका था। वो अक्सर इन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाया करती थी, उनको एक बोल भरकर डॉग या कैट फीसेस दिया करती थी, और उसके बाद इन्हें ये सब कुछ गंदी चीजें खाने पर मजबूर किया करती थी। और ये सब कुछ इन्हें ऐसे नहीं देती थी, बल्कि एक बोल में और स्पून के साथ उन्हें सर्व किया करती थी। इसके अलावा इसके दूसरे पनिशमेंट्स भी बहुत ज्यादा हार्श हो चुके थे। अब आपको पता ही है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा बाथरूम यूज नहीं करते थे, इनको परमिशन ही नहीं थी। लेकिन अगर ये कभी भी यूरिनेट करने के लिए अंदर जाते थे और यूरिनेट करते हुए थोड़ी सी भी यूरिन अगर टॉयलेट के रिम पर पड़ जाती थी, किनारे पर पड़ जाती थी या फ्लोर पर पड़ जाती थी, तो एलिस उन्हें मजबूर करती थी कि ये सारी की सारी यूरिन तुम चाट कर साफ करो, यानी कि अपनी जीभ से चाट कर साफ करो। ये अक्सर जब बच्चे यूरिनेट वगैरह करते थे या टॉयलेट यूज करते थे तो वहीं पर खड़ी होकर देखती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने सुपरविजन में सब कुछ कराती थी। एक दिन डैनी टॉयलेट कर रहा था और वहीं पर एलिस हमेशा की तरह खड़ी हुई थी। तो अभी वो यूरिनेट कर ही रहा था, उसी बीच ही एलिस ने जानबूझकर उसको धक्का मारा ताकि उसकी यूरिन इधर उधर बिखर जाए, और उसके बाद उसको मजबूर किया कि अपनी टंग से सारा का सारा बाथरूम चाट कर साफ करे। तो यानी कि एलिस को अब ऐसा सब कुछ करने में मजा आने लगा था। अगर बच्चे इधर उधर यूरिनेट नहीं कर रहे थे, ध्यान से कर रहे थे ताकि उनको साफ ना करना पड़े, तो ये मजबूर कर रही थी उनको इधर उधर यूरिनेट करने के लिए। अब इन बच्चों को और भी कम खाना मिलने लगा था। अब इनको दिन में एक बार भी कई बार खाना नहीं मिलता था, कई बार हफ्ते में सिर्फ एक बार इनको खाना दिया जाता था। और हाँ, मैं यहाँ पर ये जो डॉग फीसेस हैं, कैट फीसेस हैं, इसको खाने में ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ पनिशमेंट्स थे। अभी भी जब भी उनको खाना दिया जाता था तो इनको नील करके बैठना पड़ता था फ्लोर पर अपने घुटनों के बल, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर इनको खाना फिनिश करना होता था। अगर ये 2 मिनट के अंदर खाना खत्म नहीं करते तो इनसे खाना छीन लिया जाता था। अब क्योंकि ये बच्चे भयंकर भूखे रहते थे, इनको खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए इनके अंदर एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हैबिट डेवलप हो गई। जब इनको खाना खिलाकर वापस क्लोजेट में बंद किया जाता था, तब ये जबरदस्ती मुंह में उंगली डालकर वॉमिट करते थे ताकि जो कुछ भी इन्होंने खाया है वो वापस बाहर आ जाए, और उसके बाद एक बार फिर से अपनी वॉमिट खाया करते थे ताकि उनको अपना पेट भरा भरा महसूस हो। जब भी ये ऐसा करते थे, यानी कि अपनी वॉमिट खाते थे, इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने एक बार फिर से खाना खा लिया है। ये सब कुछ अनइमेजिनेबल है, ये सब कुछ रियल होगा इस पर वाकई में विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल रियल है। अब इनको इतना कम खाना मिल रहा था, इस तरह से इनको रखा जा रहा था, तो ये लोग एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड थे। जो सबसे बड़ा बच्चा था, यानी कि डेरिल, उसकी उम्र उस समय तक 14 ईयर्स हो चुकी थी और उसका वेट था केवल 34 kgs।
जो कि उसके उम्र के और बच्चों से करीब करीब आधा था। इसके अलावा भी जो सारे बाकी बच्चे थे वो भी बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड थे। उनकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी और उनके जो मसल्स थे वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि इन बच्चों ने ग्रो करना ही बंद कर दिया था। अब एलिस का इनको सिर्फ ये पनिशमेंट्स देकर ही मन नहीं भर रहा था। उसने धीरे धीरे इनको फिजिकली टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया था। अब उसका मन नहीं भर रहा था कि इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख रही है, या फिर क्लोजेट में बंद कर रही है, या उनको स्टार्व कर रही है, या फिर यहाँ तक कि उनको फीसेस भी खिला रही है। अब उसको कुछ और भी करना था। तो उसने बाद में धीरे धीरे इन बच्चों को फिजिकली अब्यूज करना भी शुरू कर दिया था। इसके लिए वो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करती थी। वो बच्चों को मुक्कों से मारती थी, वुडन पोल्स से मारती थी, एक पुलिस बैट उसने ले लिया था उससे पीटती थी, और यहाँ तक कि हैमर से यानी कि हथौड़े से भी इन बच्चों को पीटा जाता था। ये कई बार वुडन स्पून्स ले लेती थी जिनसे खाना बनाया जाता है, और उन बच्चों को तब तक पीटती थी जब तक कि वो टूट ना जाए। और जब वो स्टिक्स टूट जाती थी तो उस टूटे हुए सिरे को, जो कि काफी टेढ़ा मेढ़ा होता था, उसको बच्चों के शरीर में चुभा देती थी, पियर्स कर देती थी, कई बार उनके शरीर में उसको घोप दिया करती थी। एक दिन जैसी बाई चांस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, इसकी परमिशन उसको एलिस ने दी थी, जो कि बहुत ही रेयर केस में हुआ करता था। अभी वो खाना खा ही रहा था कि एलिस ने अचानक से एक फोक यानी कि कांटा जिससे खाना खाते हैं वो उठाया और उसकी बाह में पूरी तरह से घोंप दिया। अब वो बच्चा अपने हाथ को देख रहा था और उस फोक को देख रहा था। वो अपने आप उस फोक को अपनी स्किन से बाहर नहीं निकाल सकता था। अब ये जो बच्चे थे वो ऑफ कोर्स कभी भी डॉक्टर्स के पास तो जाते ही नहीं थे, हॉस्पिटल्स जाते ही नहीं थे। अगर उनको कुछ भी इस तरह की चोट लगती थी तो वो घर पर ही ठीक हो जाया करती थी। शायद वो अपने आप ही ठीक हो जाया करती होंगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी केयर की जा रही थी उससे लगता तो नहीं कि इनको कोई दवाई वगैरह दी जाती होगी। तो इस तरह से ये फोक वाली इंजरी भी उसकी बाद में ठीक हो गई थी। इसके अलावा जो एलिस थी ये बच्चों को लेदर बेल्ट से लगातार पीटा करती थी, और साथ ही जो बेल्ट में बक्कल लगा होता है उसको भी जोर जोर से इन बच्चों के शरीर पर मारा करती थी। और जब ये बच्चों को इस तरह के कोड़े से बेल्ट से पीटती थी तो बच्चों से कहा जाता था कि अपने सारे के सारे कपड़े उतार दो। ये बच्चों के बटक्स पर, उनकी थाइस पर, और यहां तक कि उनके जो जेनिटल्स होते हैं यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर भी लेदर बेल्ट से पिटाई किया करती थी। जो टाइलर नाम का बच्चा था यानी कि जो थर्ड यंगेस्ट बॉय था इस घर का, वो थोड़ा सा दिखने में अलग था क्योंकि उसके जो पिता थे वो ब्लैक थे। अब इस कारण से एलिस उसको सबसे ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी। वो हमेशा उसके ऊपर बहुत ही गंदे, बहुत ही रेसिस्ट कमेंट्स किया करती थी। उसको बाकी बच्चों की अपेक्षा ज्यादा पिटाई की जाती थी। उसको भयंकर बुरी तरीके से पीटा जाता था। कई बार वो उसको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया करती थी। इसके अलावा एक दिन उसने उसके जो पैर की उंगलियां होती है यानी कि जो उसके टोस थे उन पर हथौड़ों से वार किए थे। इसके अलावा वो सिगरेट से उसकी स्किन को जगह जगह से जलाया करती थी। इसके अलावा क्योंकि वो ब्लैक था इस कारण से वो बाकी बच्चों को भी इसकी पिटाई में इन्वॉल्व किया करती थी। ये डेरिल और डैनी से कहती थी कि तुम टाइलर को नीचे लिटाओ, और जब वो उसको नीचे लिटाकर पकड़ लिया करते थे डर के मारे, क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं तो एलिस इनकी पिटाई करेगी, तो उस दौरान जो एलिस थी ये उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लाते मारा करती थी। और इस दौरान उसने स्टील के कैप लगे हुए जूते पहने होते थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि उस समय जो पेन होता होगा वो अनबेयरेबल था। अब ये जो टाइलर नाम का बच्चा था ये कई बार ऐसी पिटाई के दौरान बेहोश हो जाया करता था, क्योंकि वो इन चीजों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। ये जो सारी चीजें हैं ये अभी तक मैंने जितने भी आपको चाइल्ड अब्यूजेस के केस सुनाए हैं उसमें से शायद सबसे ज्यादा वर्स्ट केसेस में से एक है। और ये जो सारा अब्यूज था ये कई सालों तक चलता रहा। एलिस मैरी से 1996 में मिली थी और अब अर्ली 2000 का वक्त आ चुका था, यानी कि बच्चे करीब 4 सालों से इस एनवायरनमेंट में रह रहे थे। इन बच्चों की फिजिकल हेल्थ तो पूरी तरह से खराब हो ही चुकी थी। अब उनकी मेंटल हेल्थ भी सबकी ही बुरी तरीके से खराब होती जा रही थी। ये जो बच्चे थे अपने फिंगर नेल से दीवारों को, डोर्स को स्क्रैच करते रहते थे। ऐसा लगता था कि वो यहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। जो एलिस थी उसने सारी की सारी जो खिड़कियां थी इस घर की उन सब में कीलें ठोक दी थी ताकि ये विंडोज वो खोल ना पाए और बाहर देख ना पाए। इसके अलावा वो जो क्लोजेट थी जिसमें ये इन बच्चों को बंद किया करती थी अब उसमें बाहर से ताला लगवा दिया गया था।
ये इसलिए किया गया था ताकि ये बच्चे वहां से बिल्कुल भी ना भाग पाए। अब आपको याद ही होगा कि इस घर में एक सबसे छोटा बच्चा था जिसका नाम था कैलेब, और उसको ये अभी तक अब्यूज नहीं करती थी क्योंकि वो काफी छोटा था, लेकिन अब उसको भी इस अब्यूज में शामिल कर लिया गया। अब कैलेब की उम्र करीब करीब 5 इयर्स हो चुकी थी, और अब उसके साथ पनिशमेंट देना शुरू कर दिया गया था। उसको फिलहाल क्लोजेट में बंद नहीं किया जाता था, लेकिन उसको जो सजा दी जाती थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। उसको एक कार सीट पर बांध दिया जाता था, और किसी रूम के एक कोने में उस कार सीट को रख दिया जाता था। और ये कार सीट ऐसे ही नहीं रख दी जाती थी कि सीधे वो उसमें बंधा हुआ है, बल्कि ये कार सीट उल्टी रखी जाती थी। यानी कि जो कैलेब था वो उस कार सीट पर बंधा हुआ उल्टा रखा रहता था कई कई घंटों के लिए। अब आप समझ ही सकते हैं कि वो जो ब्लड था जो उसके शरीर में दौड़ रहा था वो उसके सर की तरफ दौड़ने लगता था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। अगर उसको टॉयलेट आती थी तो उसको इसी स्थिति में टॉयलेट करनी पड़ती थी, और इस कारण से उसकी जो भी यूरिन थी उसके शरीर के ऊपर गिरती रहती थी, और बाद में धीरे धीरे कई घंटों तक उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर टपकती रहती थी। इस केस को सुनाते हुए भी लगातार एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता है, और आपके दिमाग में भी शायद चल रहा होगा, कि इस दौरान मैरी कहाँ रहती थी? वो इनकी माँ थी, वो ऐसा सब कुछ इनके साथ क्यों होने दे रही थी? अब मैं ये मान सकती हूँ कि वो ड्रग्स लेती थी, सोफे पर पड़ी रहती थी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो कई बार अपने होश में भी होती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि कई सालों तक कोई व्यक्ति ड्रग्स की कंडीशन में पड़ा रहे। ऐसा दिन में कुछ घंटों के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये एक्सक्यूज वो नहीं दे सकती, और ये सच भी है। वो ज्यादातर समय अवेयर रहती थी कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है, लेकिन इसके बारे में उसको कोई भी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि एलिस जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा होते हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन एक दिन एलिस और मैरी के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। एक मैसिव आर्ग्यूमेंट हुआ, और ये किस बारे में था इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो भी बहस हो रही थी वो जल्दी ही बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई, और एलिस ने बुरी तरीके से मैरी को पीटना शुरू कर दिया। अब मैरी को ये तो ठीक लगता था कि वो उसके बच्चों को पीटे, लेकिन जब मैरी की पिटाई हुई तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं यहां से जा रही हूँ। मैरी ने अपने बच्चों के साथ वहां से भागने की कोशिश की। उसने सारे के सारे बच्चों को लिया, अपने 6 के 6 बच्चों को लिया, क्लोजेट से भी जो बच्चे बंद थे उनको बाहर निकाला, फ्रंट डोर खोला, और बच्चों से कहा कि भागो। अब सारे के सारे बच्चे भागने लगे, साथ ही मैरी भी वहां से भाग गई। ये सबके सब लिटरली सड़क पर दौड़ रहे थे। जब एलिस ने इनको भागते हुए देखा तो वो तुरंत एक कार में बैठी और इनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसने जल्दी ही इनको ट्रैक डाउन कर लिया और इनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली ये अनसक्सेसफुल रही, और जो मैरी और उसके बच्चे थे वो एक नेबर के घर में पहुंच गए। ये जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, वो प्लीड करने लगे कि हमको अंदर आने दो, और नेबर ने जल्दी ही दरवाजा खोल भी दिया। अब जब नेबर ने इनकी कंडीशन देखी, इनकी दुर्दशा देखी, तो उसने मान लिया था कि ये वाकई में ही परेशानी में है। इसने इन सबको अंदर आने दिया, और तब मैरी ने नेबर को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, और साथ ही इसने इस नेबर को जो कई सालों से अब्यूज किया जा रहा था इन बच्चों को, वो भी सारी चीजें डिटेल में बताई। इससे पता चलता है कि उसको इस अब्यूज के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर रखा था। और आज जबकि उसकी खुद की पिटाई हुई थी तो उसको ये सारी चीजें बुरी लग रही थी। अब उसको अपने जीवन की चिंता थी कि कहीं एलिस मुझे ना मार डाले। जब नेबर ने इन बच्चों की तरफ देखा तो वो समझ गया था कि ऑब्वियस है कि इनको कई सालों से अब्यूज किया जा रहा है। वो इतने ज्यादा पतले दुबले थे, इतने ज्यादा अंडर डेवलप्ड थे, और साथ ही बहुत ज्यादा गंदे भी थे। इनमें से किसी ने भी शूज नहीं पहने हुए थे, यहां तक कि उन्होंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। ये ज्यादातर बच्चे अपने अंडरगारमेंट्स में थे। तो अब नेबर ने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को बुलाया, और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा कि वहां से इनको जवाब मिला कि हम कुछ दिनों के बाद आते हैं। मतलब यहाँ पर इनकी जिंदगी को खतरा है, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मामला है, और उसके बाद भी इनको कुछ दिन बाद आने की पड़ी है। अब नेबर ने ये बात मैरी को बताई, और साथ ही उन्हें यह भी कहा कि तुम मेरे घर में ही रह सकते हो कुछ दिनों के लिए। अब ये लोग उस नेबर के घर में ही रहने लगे। ये अगले 4 दिनों तक उस घर में रहे, लेकिन सीपीएस ने कभी भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तब भी ये लोग वहां पर रहकर सीपीएस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चौथे दिन एलिस वहां पर आ गई। उसके हाथ में गन थी। उसने नेबर को मार डालने की धमकियां देनी शुरू कर दी, और उसने नेबर से कहा कि अगर तुमने कुछ भी सीपीएस से कहा
तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उसने कहा था कि भले ही मैं आज यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर बाद में भी सीपीएस वाले मेरे पीछे आते हैं तो मैं वापस लौटकर तुम्हारी हत्या करूंगी। इसके बाद इसने डिमांड किया मैरी को कि तुम गाड़ी में बैठो और सारे बच्चों के साथ घर वापस लौटो। और ऐसा ही हुआ भी। मैरी अपने सारे बच्चों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। नेबर ने भी सीपीएस को कुछ नहीं बताया, शायद उसको सीपीएस से कोई उम्मीद ही नहीं रह गई होगी, क्योंकि इतने दिनों से सीपीएस ने इनकी कोई खोज खबर नहीं ली थी। तो इसने भी अपना मुंह नहीं खोला, जो कि ऑब्वियस ही था। और ये जो मैरी और बच्चे थे ये उस घर में लौट चुके थे और एक बार फिर से ये सारा का सारा एब्यूज शुरू हो गया था। फिर अगले कुछ और महीने बीत गए, ये सारा का सारा एब्यूज कंटिन्यू रहा। अब आपको याद होगा कि जो मरीसा नाम की बच्ची थी, जो कि मैरी की एकमात्र डॉटर थी और जिसकी कंबाइंड कस्टडी इसके पास थी, वो अपना 50% समय अपने पिता के साथ बिताती थी और 50% समय अपनी माँ के साथ बिताती थी। अब मरीसा 9 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। वो इस अब्यूज को कई सालों से विटनेस करती आ रही थी। हालांकि उसके साथ ये अब्यूज नहीं किया जाता था, लेकिन वो कई सालों से देखती आ रही थी और उसको पता था कि ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अब मरीसा ने धीरे धीरे अपने पिता को इस अब्यूज के बारे में बताना शुरू कर दिया था। अब जो मरीसा के डैड थे और जो मरीसा की न्यू मदर थी, यानी कि उसकी स्टेप मदर, जब उनको ये सारी चीजें पता चली कि मरीसा की जो बायोलॉजिकल मदर है उसके घर में ये सब कुछ चल रहा है, तो वो तुरंत ही सीपीएस के पास गए। इन्होंने सीपीएस के पास जाकर इस अब्यूज को रिपोर्ट किया और ये अब्यूज आपको दिख ही रहा है कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि सीपीएस को तुरंत ही कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए थे। यहीं पर मेरे इस वीडियो का अंत हो जाना चाहिए था कि अंत में फैमिली पकड़ी गई और बच्चों को यहां से रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये इस वीडियो का अंत नहीं है, अभी इसके बाद भी बहुत कुछ होना बाकी था। सीपीएस ने एक पूरा मेस बना दिया इस केस को, क्योंकि जब इस हॉरिफिक अब्यूज की रिपोर्ट्स गई सीपीएस के पास, तब सीपीएस असल में 2 बार इस घर को विजिट करने के लिए गई। लेकिन दोनों ही ओकेजन्स पर उन्होंने पहले से ही एलिस को वार्न कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ विजिट करने के लिए आ रहे हैं। अब ये कितनी बेवकूफी भरी बात थी, आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर किसी अब्यूजर को आप पहले से ही वार्न कर देंगे कि हम आपके घर आ रहे हैं, हम विजिट करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्यों बच्चों को अब्यूज करेगा? वो क्यों बच्चों को बंद करके रखेगा? या वो क्यों उनको भूखा या गंदा रखेगा? ऑब्वियसली वो सब कुछ ठीक कर लेगा दिखाने के लिए। यही एलिस ने किया। उसने घर को पूरी तरह से क्लीन कर लिया, बच्चों को भी ढंग से क्लीन कर लिया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने बच्चों को नॉर्मली घर में खेलने दिया, उनके सामने रैंडम टॉयज डाल दिए, और वो ऐसे टॉयज थे जो कि इन बच्चों ने पहले कभी देखे भी नहीं थे, शायद वो उसी समय खरीद कर लाए गए थे। जब सीपीएस वाले लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, वो अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पहली बार ये टॉयज मिले थे, या उनको कभी भी अपनी जिंदगी में क्योंकि टॉयज नहीं मिले थे, इसलिए ऑब्वियसली वो टॉयज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे ही। वो अपने लिविंग रूम में टॉयज के साथ खेल रहे थे। जो एलिस और मैरी थे वो भी एकदम खुश नजर आ रहे थे और वो एकदम हैप्पी फैमिली का रोल अदा कर रहे थे वहां पर बैठकर। अब ये जो सीपीएस वाले थे, ये इतने ज्यादा, अब क्या बोल सकती हूँ, मतलब इतने ज्यादा अजीब लोग थे कि कभी भी इस घर में अपस्टेयर्स नहीं गए, यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर गए ही नहीं। अगर वो गए होते तो वो खुद देख सकते थे कि ऊपर वाले कमरों की कंडीशन कितनी ज्यादा फिल्दी थी, वो कितने ज्यादा गंदे थे, क्योंकि एलिस उन कमरों को साफ भी नहीं कर सकती थी। अगर उसे पता भी चल जाता कि सीपीएस वाले आ रहे हैं तो उनको इतनी जल्दी क्लीन नहीं किया जा सकता था। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे वहीं पर पॉटी कर रहे हैं, यूरिनेट कर रहे हैं, सब कुछ गंदगी वहीं पर पड़ी रहती थी, वॉमिट कर रहे हैं फिर उसी को खा रहे हैं, ये सारी चीजें उनको अपनी आंखों से दिखाई देती। इसके अलावा उनको बेडरूम डोर्स पर, क्लोजेट के डोर्स पर बड़े बड़े पैडलॉक्स या बड़ी बड़ी कुंडियां दिखाई देती, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बच्चों के बेडरूम में इस तरह की चीजें लगाने की, यानी कि बाहर से कुंडी वगैरह लगाने की वहां पर परमिशन भी नहीं है, आप लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऊपर जाने का कष्ट ही नहीं उठाया। अब सीपीएस वाले अपनी आधी अधूरी जांच करके खुशी खुशी वापस आ गए थे, उनको कुछ भी अजीब वहां पर नहीं लगा था। लेकिन अब मरीसा के जो डैड थे और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इस केस को ऐसे ही नहीं छोड़ा। वो बार बार सीपीएस के पास जाते थे, क्योंकि उनकी बेटी बार बार उनको बताती थी कि उसके भाई किस कंडीशन में रह रहे हैं। वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ हो, और इसके कारण वो कम से कम 100 टाइम्स सीपीएस वालों के पास गए। आप समझ सकते हैं, 100 टाइम्स। वो लोग इतने ज्यादा डिटरमिन्ड थे और बच्चों के लिए इतने ज्यादा चिंतित थे, लेकिन सीपीएस को कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये लोग क्योंकि बार बार सीपीएस के पास जा रहे थे, इस कारण से जो मैरी थी और साथ में एलिस भी, इन लोगों ने इनके ऊपर काउंटर एक्यूजेशंस लगा दिए। इन्होंने कहा कि जो मरीसा के डैड है और उनकी जो वाइफ है,
वो मरीसा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं। और ये बातें क्योंकि हमको पता है, इस कारण से हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और अब जो मैं आगे कहने जा रही हूँ, उस बात पर मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, और साथ ही आपको बहुत ज्यादा इस पर गुस्सा आने वाला है। अब जो मैरी और एलिस थे, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर चार्जेस लगाए, यानी कि मरीसा के पिता और उसकी वाइफ के ऊपर, कि ये लोग चाइल्ड अब्यूज करते हैं और उससे बचने के लिए हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। और ये ऑर्डर ये था कि अब एलिस और मैरी को फुल कस्टडी मिल चुकी थी मरीसा की। यानी कि मैरी की एकमात्र बेटी, जो अभी तक एलिस के इविल हाथों से सुरक्षित थी, अब वो भी इसी घर में आने जा रही थी। और वो भी इसलिए क्योंकि उसने इस अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी, और कोर्ट को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो मैरी और एलिस को ही सही मान रहे थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब मरीसा की फुल कस्टडी मैरी को मिली होगी, तो उसके डैड के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। उनको पता था कि उस घर में क्या अब्यूज चल रहा है, और उसके बाद भी उनकी बेटी वहीं जाने वाली थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके पिता को मरीसा के विजिटिंग राइट्स भी नहीं मिले, यानी कि वो मरीसा से अब मिल ही नहीं सकते थे। कोर्ट ने इतना बढ़िया, इतना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया था कि अब मरीसा पूरी तरह से मैरी और एलिस के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। और अब फिलहाल वो उसी घर में अपने भाइयों के साथ और अपनी प्यारी माँ मैरी और उसके डैडी एलिस के साथ रहने वाली थी। ऐसा ही हुआ। अब वो भी इसी घर में आकर फंस चुकी थी। उसकी जो जिंदगी यहाँ पर थी कंप्लीटली नाइटमेयर बन चुकी थी। लेकिन सरप्राइज की बात यह थी कि उसके साथ कभी भी इतना ज्यादा अब्यूज नहीं किया गया। उसको छोटे मोटे पनिशमेंट्स मिलते थे, लेकिन उसको कभी भी क्लोजेट में बंद नहीं किया गया, उसको कभी भी पीटा नहीं गया। उसके पास अपना खुद का बेड था, उसको रेगुलर मील्स मिलते थे, और साथ ही वो पूरे घर में घूमने के लिए आजाद थी, बाथरूम वगैरह यूज करती थी। मतलब सब कुछ उसकी जिंदगी में एक तरह से नॉर्मल था। अब पता नहीं मरीसा के साथ इतना अलग ट्रीटमेंट क्यों हो रहा था। हो सकता है कि क्योंकि वो लड़की थी, इस कारण से एलिस उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर रही होगी। हो सकता है कि वो लड़कों से ही चिढ़ती होगी। लेकिन जो कुछ भी था, एलिस ने अब मरीसा को अपना एनफोर्सर बनाने का डिसीजन ले लिया था। यानी कि वो चाहती थी कि अब मरीसा उसके साथ मिलकर इन बच्चों को टॉर्चर करे। और ऐसा हम बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज केसेस में देखते हैं। ऐसा जो अब्यूजर होता है वो कई बार करता है कि एक बच्चे को सिंगल आउट कर लेता है, और इस बच्चे को वो इसलिए अलग करता है क्योंकि वो चाहता है कि ये बच्चा स्पेशल फील करे और कहीं ना कहीं उसका हेल्पर बन जाए। अब इसने मरीसा को भी काम पर लगा दिया कि तुम्हें अपने भाइयों को मॉनिटर करना है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो तुम्हें इसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। इसके अलावा उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें अपने भाइयों को बाथरूम तक ले जाना है, जो उनको बाथरूम की एक्सेस मिलती थी दिन में एक बार, वहां ले जाना है। या कई बार जो उनको आधा पीनट बटर सैंडविच दिया जाता था, वो मरीसा को देती थी कि अपने भाइयों को देकर आओ। इधर जो मरीसा थी, धीरे धीरे उसको पूरी तरह से इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर लिया था। साइकोलॉजिकली उसको ये लोग अब्यूज कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं इन कामों को अंजाम दे रही थी। इस समय उसकी एज केवल 9 ईयर्स थी, और ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक भी थी। क्योंकि उसे पता था कि ये सारी चीजें गलत है, इसी कारण से उसने सारी रिपोर्ट्स अपने पिता से की थी। लेकिन अब उसे उसी घर में रहकर इस अब्यूज को अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट भी करना पड़ रहा था। इसके बाद सीपीएस के पास बहुत सारी चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्ट्स आई जो कि इसी घर से रिलेटेड थी। एक दिन 2002 में एक प्लम्बर इनके घर पर गया था कुछ काम करने के लिए, और तब उसने एक दूसरे रूम से एक लाउड थर्ड की आवाज सुनी थी, जैसे कि किसी बच्चे को फेंका गया हो या पटका गया हो कहीं पर। उसके बाद एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि जो एलिस है, वो एक छोटे से बच्चे के कंधे पर अपने हाथ रखे हुए है, और बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे के कंधों को हिला रही है, शेक कर रही है, और बहुत गुस्से में है। और उसने ये भी देखा कि उसी कमरे में कुछ और बच्चे भी हैं जो कि दीवारों के पास खड़े हुए हैं, यानी कि दीवार से लगकर खड़े हुए हैं, और वो बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे और पूरी तरह से साइलेंट थे, और बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। अब प्लमर को ऐसा लगा कि ये कोई कल्ट जैसी चीज नजर आ रही है। उसने ये सारी रिपोर्ट सीपीएस को की। उसको बिल्कुल क्लियर था कि उस घर में कुछ ना कुछ चाइल्ड अब्यूज चल रहा है। लेकिन इस केस को भी कभी भी फॉलो अप नहीं किया गया, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, जो कभी कभी उस घर में आया करते थे। वो जब भी इस घर में आते थे, वो देखते थे कि जो बच्चे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। बेडरूम डोर्स पर उन्होंने लॉक्स देखे थे, और उनको ऐसा लगता था कि इस घर में चाइल्ड अब्यूज चल रहा है। इसी कारण से उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स सीपीएस को रिपोर्ट किया था। लेकिन
तब भी कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक कि इनमें से कई सारे बच्चे कई बार घर से भाग गए थे, लेकिन हर बार पुलिस वाले उन्हें पकड़ते थे और वापस इसी घर में छोड़ जाते थे। अब हम चलते हैं 28 अप्रैल 2003 की तरफ। अभी तक ये सारा अब्यूज झेलते झेलते इन बच्चों को 7 ईयर्स हो चुके थे। अब इस दिन यानी कि 28 अप्रैल 2003 के दिन जो सबसे बड़ा बच्चा था यानी कि डेरिल, जिसकी उम्र अभी तक 14 ईयर्स हो चुकी थी, वो क्लोजेट में बंद था और उसको इस क्लोजेट में बंद हुए करीब करीब 1 मंथ हो चुका था। उसके साथ इस क्लोजेट में उसका 10 ईयर्स ओल्ड ब्रदर टाइलर और उसका 8 ईयर्स ओल्ड ब्रदर जेसी भी था। इसके अलावा क्लोजेट के बाहर जो रूम था यानी कि जिस बेडरूम में क्लोजेट थी, उसमें बाकी 3 बच्चे मौजूद थे यानी कि मरीसा, डैनी और 5 ईयर्स ओल्ड कैलेब, जो कि सबसे छोटा बच्चा था। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन किसी कारणवश क्लोजेट में ताला नहीं लगा हुआ था। हो सकता है कि उस दिन एलिस ताला लगाना भूल गई हो। लेकिन उस क्लोजेट के बाहर एक बड़ा सा ड्रेसर मौजूद था जो कि डोर को ब्लॉक करके रखता था, क्योंकि वो काफी भारी था, उसको हटाना इन बच्चों के लिए आसान नहीं था। उस दिन रात के समय जबकि एलिस और मैरी डाउनस्टेयर्स सोए हुए थे, तब इन सारे बच्चों ने प्लानिंग की कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। सबसे पहले डैनी, मरीसा और कैलेब, इन तीनों ने मिलजुल कर किसी तरीके से उस ड्रेसर को हटाया दरवाजे के सामने से। अब जैसे ही ड्रेसर हटा, डेरिल, टाइलर और जेसी क्लोजेट से बाहर आ गए। वो बहुत ज्यादा डेज्ड थे, कंफ्यूज्ड थे। इस डार्क क्लोजेट में वो करीब करीब 1 महीने से बंद थे और जब वो इससे बाहर आते थे तो उनको बहुत ही अजीब सा फील होता था। अब इन 6 के 6 बच्चों ने मिलकर प्लानिंग की कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब वो डाउन स्टेयर्स तो जा नहीं सकते थे क्योंकि नीचे मैरी और एलिस मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि हम ऊपर वाले कमरे की विंडो से एस्केप करेंगे। इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि सारे बच्चे यानी कि 6 के 6 एक ही टाइम पर नहीं भागेंगे, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा था कि जो 3 बच्चे क्लोजेट में बंद थे पहले उन्हें भागना चाहिए, क्योंकि अगर एलिस ऊपर आती भी है तो वो क्लोजेट को चेक नहीं करेगी कि बच्चे अंदर हैं या नहीं है। वो बाकी 3 बच्चों को चेक करके चली जाएगी। इसीलिए जो क्लोजेट वाले बच्चे हैं उनको पहले भाग जाना चाहिए। तो अब डेरिल, जेसी और टाइलर, ये तीनों बच्चे वहां से भागने वाले थे विंडो के थ्रू। अब आपको पता ही है कि इसने सारी की सारी विंडोज पर कीलें ठोक दी थी, उनको अच्छी तरीके से बंद कर दिया था। तो सबसे पहले वो कीलें इन बच्चों को बाहर निकालनी थी। अब डेरिल ने सबसे पहले इन कीलों को लूज करके निकालना शुरू किया। उनके पास कोई भी टूल नहीं था बाहर निकालने के लिए इन कीलों को, तो उसने अपनी उंगलियों से इसको बाहर निकालना शुरू कर दिया और ऐसा करने से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन फिर भी वो लगातार कोशिश करता रहा और उसने कीलें बाहर निकाल दी। अब जो विंडो थी वो ओपन हो चुकी थी और अब उसको बस यहाँ से बाहर निकलना था, उसके बाद वो फ्री हो जाता। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वो कई बार पहले भी भाग चुके थे, उनको वापस ले आया जाता था, लेकिन फिर भी इस बार भी वो तीनों यहाँ से भागना चाहते थे। अब विंडो तो खुल चुकी थी लेकिन वो टॉप फ्लोर पर थे। अब उनको ये डिसाइड करना था कि यहाँ से कैसे निकलना है, ग्राउंड तक कैसे पहुंचना है। अब जो डेरिल था वो विंडो के थ्रू सामने वाली रूफ पर उतर गया, यानी कि जो फ्रंट पोर्च की रूफ थी उसके ऊपर आ चुका था। लेकिन वहां से भी नीचे कूदना आसान नहीं था क्योंकि ग्राउंड काफी नीचे था। अब जो डेरिल था उसने जेसी को अपने कंधे पर बिठा लिया और अब वो ड्रेन पाइप से नीचे उतरने लगा। लेकिन जो ड्रेन पाइप था वो काफी हल्की क्वालिटी का रहा होगा, तो वो टूट गया और ये दोनों ही जमीन पर जोर से गिर गए। पहले जेसी गिरा और जेसी के ऊपर डेरिल गिरा। इधर जो टाइलर था वो भी सीधा जंप कर गया और ऐसा करते हुए उसके एंकल में मोच आ गई थी। लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे कि वो लोग आजाद हो गए हैं। हालांकि उनको ये भी डर था कि उन्होंने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया है, क्योंकि जब वो गिरे थे तो काफी आवाज हुई थी, ड्रेन पाइप टूटने की भी आवाज हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि एलिस और मैरी जग गए होंगे, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एलिस उठी नहीं थी और ये जो बच्चे थे अब वो वाकई में आजाद हो चुके थे। अब वो सड़कों पर बस ऐसे ही एमलेसली भाग रहे थे। धीरे धीरे वो अपने घर से थोड़ा सा दूर आ गए और अब उनको एहसास हुआ कि वो फ्री हो चुके हैं। अब वो अपने नेबरहुड में ऐसे ही घूम रहे थे। सबसे पहले वो एक ऐसे घर के सामने पहुंचे जिसमें बाहर एक गार्डन होस पाइप लगा हुआ था। उन्होंने उस पाइप से बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काफी डिहाइड्रेटेड रहते थे, उनको ढंग से पानी भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद उनको वहां पर एक बड़ा सा कूड़ेदान भी नजर आया जिसमें पूरे नेबरहुड का कूड़ा डाला जाता था। अब वो सीधे उस कूड़ेदान के पास पहुंचे और उसको टटोलना शुरू कर दिया। वो कुछ ना कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनको कुछ पॉपकॉर्न्स मिल चुके थे, कुछ और खाने पीने की चीजें मिल गई थी, सॉस के पैकेट्स मिल गए थे
और जल्दी जल्दी उन्होंने इस खाने को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह से नेकेड थे, उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उनको इस डंपस्टर में से 3 टॉवल्स भी मिली जो कि उन्होंने अपनी बॉडी के चारों ओर लपेट ली थी। उसके बाद वो ऐसे ही सड़कों पर घूमने लगे। अब जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने इन 3 बच्चों को देखा और इनकी कंडीशन को देखा तो उन्होंने सीधा पुलिस को फोन कर दिया और उसके बाद फाइनली वहां पर पुलिस वाले आ गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पुलिस वाले दोबारा इनको इनके घर छोड़कर आ जाएंगे, तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि थैंकफुली इस बार पुलिस वालों ने इनको वापस नहीं भेजा और यहीं से अब एलिस जेनकिंस और मैरी रोल्स का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। जैसे ही पुलिस वाले इनको स्टेशन लेकर पहुंचे, इन्होंने तुरंत ही अपनी स्टोरी, अपनी अब्यूज की कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि उनके घर पर क्या चल रहा है। अब इस समय तक सुबह के 5 बज चुके थे। पुलिस वाले सीधा अब एलिस और मैरी के घर पर पहुंचे, क्योंकि अभी भी वहां पर 3 और बच्चे मौजूद थे और उनको रेस्क्यू करना था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पहले मैरी उठी, वो दरवाजे तक आई, उसने दरवाजा खोला। अब पुलिस वालों ने सीधा उससे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उसके बाद मैरी सीधा इनको लेकर अपस्टेयर्स गई। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि 3 बच्चे वहां से भाग चुके हैं। जैसे ही पुलिस वाले अपस्टेयर्स की तरफ जा रहे थे, एलिस तुरंत ही अपने बेडरूम से बाहर निकली और उस समय उसका चेहरा देखने लायक था। उसे पता चल चुका था कि अब वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। अब पुलिस वालों ने पाया कि डैनी, मरीसा और कैलेब ये तीनों बेडरूम में लॉक्ड हैं, क्योंकि इसने बेडरूम में ऐसे ही नहीं छोड़ा था इन 6 के 6 बच्चों को एक साथ। इसने बेडरूम बाहर से लॉक कर दिया था ताकि ये यहाँ से निकले नहीं। तो ये तीनों लॉक्ड कंडीशन में उस कमरे में से मिले। ये सारे के सारे बच्चे भी माल नरिश्ड थे, फिल्दी थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। भले ही मरीसा की हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी। इसके बाद जब उस बेडरूम को ध्यान से देखा गया तो वो क्लोजेट मिल गई, जिसके बारे में वो तीनों बच्चे उन्हें बता रहे थे। तो जो जो उन बच्चों ने बताया था, जो कि स्टेशन में मौजूद थे, उन सब चीजों को अब पुलिस वाले कंफर्म कर रहे थे और वो समझ गए थे कि बच्चे सच बोल रहे हैं। अब तुरंत ही मैरी को और एलिस को हैंडकफ्स लगा दिए गए और सीधा उनको गिरफ्तार करके पुलिस वाले स्टेशन लेकर आए। इसके बाद ये जो सारा केस था ये मीडिया में भी आ चुका था और इसको काफी मीडिया कवरेज मिली। Ironic heart hanging on the door. Authorities say were some of the most heartless acts imaginable against the 6 kids living here. Neighbors saw the kids rarely and then not at all. Children's Services claims the kids were regularly starved, beaten, locked up. 3 of them kept prisoners in a closet ever since Valentine's Day. Let out only once a day for meager scraps of food, punished even to the point of eating dog and cat feces. At one point, the kids claimed that the women nailed down the windows to keep them from getting out. Somehow, though, the boys pried open those nails, climbed out onto the porch, and ran away. Police found the emaciated boys wandering the streets barefoot. Children's Services Director Joseph White says there's no question something went horribly wrong here inside the house and with the system itself. Though reports of abuse surfaced in November, no one visited the home until after the first of the year, and even then, no investigation was opened. The kids are between the ages of 6 and 14. One 8-year-old weighed only 28 pounds. सबसे पहले इन सारे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स दिए गए और तब पता चला कि उन सबका वेट बहुत ज्यादा कम था, यानी कि जितना इनका वेट होना चाहिए था एज के अकॉर्डिंग उससे आधा था। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि इनके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे, पूरी तरह से स्लो पड़ चुके थे और शरीर ने ग्रो करना बंद कर दिया था। अगर कुछ और समय तक ये इसी कंडीशन में रहते तो इनकी मौत हो जाती। इसके बाद अगले 6 वीक्स तक, यानी कि कम से कम 1.5 महीने तक इनको हॉस्पिटल में ही रखा गया रिकवर करने के लिए। और ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है इस केस के शुरू से अब तक, ये उसी समय की है जबकि ये हॉस्पिटल में थे और रिकवरी कर रहे थे। अब इन बच्चों से एक एक करके पूछताछ भी चल रही थी और धीरे धीरे इन 7 इयर्स के अब्यूज की कहानी पुलिस वालों के सामने आ चुकी थी। सबसे पहले तो इनके ऊपर चार्जेस लगे बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने के, और इसके अलावा असॉल्ट के चार्जेस भी लगे, लेकिन इन दोनों को ही अनबिलीवेबली बेल पर रिहा कर दिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, इनके ऊपर चार्जेस अब बढ़ते चले गए। इनके ऊपर 50 से ज्यादा चार्जेस लग चुके थे चाइल्ड अब्यूज के। अब इनका जो मुकदमा था वो कोर्ट में शुरू हो चुका था। हालांकि उसको पूरी तरह से वीडियो टेप करने की इजाजत नहीं मिली। जो कुछ भी बच्चों ने वहां पर बोला उसको कोई भी वीडियो टेप नहीं कर सकता था पुलिस वालों के अलावा। लेकिन जो सबसे बड़ा बच्चा था यानी कि डेरिल, उसने कोर्ट में आकर कहा कि मैं इन महिलाओं को जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहता।
जब कोर्ट में पिक्चर्स दिखाई गई उस क्लोजेट की, उस घर की, बच्चों की, तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूटर्स भी अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। उनका गला बार बार बैठ जा रहा था, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। जो जज थी, यानी कि पेट्रिशिया नाम की जो जज थी, उन्होंने कहा कि मैरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है इस अब्यूज की जितनी की एलिस, जो कि बिल्कुल सही था। इनको जज ने काफी ज्यादा लताड़ा, स्पेशली मैरी को। licking a toilet seat, eating dog and cat feces. At any point in time, if you acted as a mother in this case, you could have prevented the harm to your children. You chose not to. I would have to say that the two of you are perhaps the coldest, most unfeeling, least empathetic criminals I have ever seen. हालांकि इन दोनों महिलाओं ने शुरू में नॉट गिल्टी प्लीड किया। हालांकि इनके खिलाफ इतने ज्यादा सबूत थे, फिर भी ये कह रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बाद में इन लोगों ने अपनी प्ली बदल ली और इन्होंने गिल्टी प्लीड किया। जब इनके सामने इनकी लॉन्ग लिस्ट पड़ी गई जो चार्जेस इनके ऊपर लगे थे, तो ये दोनों अपने इमोशंस शो करने लगे। मैरी रोने लगी, यहाँ तक कि जो एलिस थी वो भी आंसू बहाने लगी कोर्ट में खड़ी होकर। इन दोनों ने ही गिल्टी प्लीड किया था कि इनको कम सजा मिले, और जब इन्होंने गिल्टी प्लीड किया तो इसके बदले में इनको मिली 30 ईयर्स इन प्रिजन की सजा, जो कि मेरे हिसाब से फिर भी कम है। इनको लाइफ इन प्रिजन मिलनी चाहिए थी, यानी कि जिंदगी भर इनको जेल में सड़ना चाहिए, चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो जाए। एक और अजीब सी बात हुई इस केस में कि इन दोनों को सेम प्रिजन में रखा गया, यहां तक कि सेम यूनिट में रखा गया, यानी कि ये दोनों रोज एक दूसरे से मिल सकती थी, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये बताया जाता है कि इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप वहां पर मेंटेन नहीं रखे, यहां तक कि ये एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी और एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करती थी। अब हम चलते हैं 2019 की तरफ। अब तक इनकी सजा मिले 15 ईयर्स हो चुके थे और 2019 में अब इन दोनों महिलाओं ने ही अर्ली रिलीज की डिमांड की, यानी कि इनको अब छोड़ दिया जाए। जब इस बात का पता इनके बच्चों को चला, जो कि अभी तक एडल्ट हो चुके थे, तो वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों महिलाएं तो बाहर आ जाएंगी कभी ना कभी, लेकिन अगर देखा जाए तो असल में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा से तो वो गुजर रहे हैं। वो कभी भी उस अब्यूज को भूल नहीं सकते, उनके दिमाग से वो ट्रॉमा कभी भी हट नहीं सकता और वो लगातार उसी टेंशन में जीते हैं। और इस कारण से इनकी जो अर्ली रिलीज की एप्लीकेशन थी उसको पूरी तरह से इन लोगों ने अपोज किया, जो कि होना भी चाहिए था। और थैंकफुली ये जो अर्ली रिलीज की एप्लीकेशन थी उसको डिनाई कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक ये दोनों महिलाएं जेल में हैं और 2036 तक ये दोनों जेल में ही रहने वाली हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि 2036 में ये दोनों घटिया महिलाएं जेल से बाहर आ जाएंगी। अब हम थोड़ा उन बच्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि इस घर से बाहर निकले थे, और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो 6 के 6 बच्चे थे, इनको फॉस्टर केयर में भेज दिया गया और धीरे धीरे इनको अलग अलग फैमिली के साथ शिफ्ट कर दिया गया। अब उनको जिंदगी में पहली बार प्रॉपर मील्स मिल रहे थे, उनको छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए मिल रही थी, यहाँ तक कि बाइक कैसे चलाई जाती है, साइकिल कैसे चलाई जाती है, टॉयज से कैसे खेलते हैं, ये सारी चीजें भी वो पहली बार सीख रहे थे। अब इनको स्कूल भेजा गया, इनके फ्रेंड्स बने और फाइनली इनकी जिंदगी अब ठीक होने लगी थी। जो सबसे छोटे 2 बच्चे थे, यानी कि कैलेब और जेसी, उनको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था जो कि एरिजोना में रहती थी, और वो दोनों भाई एक साथ ही रहे। उन्होंने अपना बचपन साथ में गुजारा। कहीं ना कहीं बाद में इनका बचपन नॉर्मल हो गया था, इनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा। जो सबसे छोटा भाई था, यानी कि कैलेब, वो बाद में ड्रग्स वगैरह यूज करने लगा था और उसके लिए उसको 18 मंथ्स एक फैसिलिटी में रहना पड़ा इस आदत को छुड़वाने के लिए। उसको डायग्नोज किया गया कि उसके अंदर सीवियर रिएक्टिव अटैचमेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि सीवियर रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है। इसके अलावा उसने कई बार नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करा, वो लीगल ट्रबल में पड़ा और उसको प्रोबेशन में भी रखा गया। इधर जो जैसी था, जिसको ट्रिकाटेला मेनिया की प्रॉब्लम थी, यानी कि अपने बाल उखाड़ देता था, उसकी प्रॉब्लम बनी रही और जब भी वो स्ट्रेस में होता था वो अपने बाल उखाड़ने लगता था। बाद में उसके कुछ फ्रेंड्स बन गए थे स्कूल में, लेकिन उसके स्कूल में शूटिंग हुई। जैसे आपको पता ही है कि वहां के बच्चे ही कई बार स्कूल में ही शूट कर देते हैं गन लेकर, तो ऐसा इसके स्कूल में भी हुआ और इसके कुछ फ्रेंड्स मारे गए और इससे भी इसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ और इसकी जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही। इसकी जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव चलते रहे। इस केस पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है
जो कि नेटफ्लिक्स पर है और उसका नाम है इविल लिव्स हियर लॉक्ड इन द क्लोजेट। जैसी ने इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ बोला है, अब वो एक एडल्ट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट्री में आकर उसने बहुत कुछ अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताया है। जो टाइलर था वो भी किसी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया था, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इधर जो डैनी था, यानी कि जो सेकंड नंबर का बच्चा था, वो अपने डैड के पास चला गया था, अपने बायोलॉजिकल फादर के पास चला गया था, लेकिन उसको भी ड्रग्स से जूझना पड़ा, उसको ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसके साथ अल्कोहल इश्यूज भी रहे, साथ ही उसकी ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, ग्रोथ इश्यूज रहे। और उसका कारण ये बताया गया कि जो माल न्यूट्रिशन रहा उसके बचपन में, वो अभी तक उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। इन सारे ही बच्चों की लगभग आई साइट काफी वीक हो गई थी, सभी की ग्रोथ बाद में सही नहीं हो पाई, वो हमेशा अपने बाकी साथियों से काफी पीछे रहे हेल्थ वाइज। इनमें से कुछ बच्चे ड्राइव भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आई साइट वीक है, उनको लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। जो सबसे बड़ा भाई था यानी कि डेरिल, वो फॉस्टर केयर में रहा, अपने पूरे बचपन में वो फॉस्टर केयर में रहा, यानी कि अलग अलग फैमिलीज के साथ रहता रहा, और उसको भी ड्रग्स की और अल्कोहल की हमेशा प्रॉब्लम रही। जब वो 19 ईयर्स ओल्ड हुआ, उसने सीपीएस के ऊपर यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के ऊपर एक केस डाला कि उन्होंने उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, जो कि मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इस केस का आगे चलकर क्या हुआ। इस केस के बारे में इतनी ही जानकारी है। ये सारे के सारे बच्चे आज 20s और 30s की एज के बीच में हैं। इनमें से कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, और वो अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में एक और ट्रेजिक चीज है जो कि मैं इस कहानी को खत्म करने से पहले बताना चाहती हूँ, कि जो अकेली बेटी थी इस घर की यानी कि मरीसा, वो इस केस को खुलने के बाद अपने पिता के साथ रहने के लिए चली गई थी। जब वो 18 ईयर्स ओल्ड हुई, उसने अपने खुद के बच्चे को जन्म दिया और इसके अलावा उसके 2 और बच्चे हुए। उसके बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके अपने खुद के 3 बच्चे थे। लेकिन जब मरीसा की एज 26 ईयर्स थी, वो घर जा रही थी ड्राइव करके अपने बच्चों को डे केयर में ड्रॉप करने के बाद। लेकिन उस दिन एक स्ट्रीट ड्राइवर बहुत ही बुरी तरीके से ड्राइव कर रहा था और उसने मरीसा की कार को टक्कर मार दी और ट्रेजिकली मरीसा की उसमें मौत हो गई। इस केस में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी आपको कैसी लगी और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।